नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, प्राचीन धरोहरें चाहे विश्व की हो या हमारे अपने देश भारत की हो, वे अपने स्थापत्य से, अपने स्ट्रक्चर से हमें आश्चर्य में डाल देती हैं। हजारों साल पहले संसाधनों के अभाव में ऐसी बेजोड़ कलाकृतियां कैसे बन गईं? यह प्रश्न खुद अपने आप में अनोखा है। और कुछ स्थापत्य तो इतने अनोखे थे, इतने विचित्र थे कि उनकी मिस्ट्री को सुलझाना असंभव सा हो गया। और ऐसे ही बने 7 वंडर्स। इस प्रकार से 7 वंडर्स यानी 7 आश्चर्यों का, 7 अजूबों का निर्माण हुआ। और इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उन्हीं में से एक है, उन्हीं अजूबों में से एक है। और इसका नाम है कोलोजियम। इसे एम्फीथिएटरम फ्लोवियम के नाम से भी जाना जाता है। रोमन साम्राज्य की 2000 साल पुरानी यह विरासत है, जो कि अब यूनेस्को द्वारा घोषित जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है उसमें भी शामिल है। अब प्रश्न यह है कि इस भव्य इमारत को बनवाने वाला कौन था? तो यह रोम में स्थित है। रोम एक शहर है जो कि इटली की राजधानी है, वहां पर यह स्थित है। और यह कोलोजियम, इसे बनवाने वाला राजा था वेस्पियन। वेस्पियन नाम का सम्राट, उसने 72 ईस्वी में इसे बनवाना शुरू किया था। इसका कंस्ट्रक्शन 72 ईस्वी में आरंभ हुआ था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं करवा सका। ये काफी बड़ा है और बड़े आकार का होने की वजह से और रुकावटें आने की वजह से वह इसे पूरा नहीं करवा सका। अंत में इसे पूरा करवाने का जो क्रेडिट था वो इसके बेटे को मिलता है, जिसका नाम टाइटस था। तो टाइटस नाम के राजा ने इसे पूरा करवाया 80 ईस्वी में। 72 ईस्वी से लेकर 80 ईस्वी तक ये लगातार 8 सालों तक बनता रहा, निर्माण प्रक्रिया के अधीन रहा और अंत में बनकर तैयार हुआ। ये एक भव्य इमारत है जो कि असल में एक एम्फी थिएटर है, एक रंगशाला है, रंगभूमि है। और रंगभूमि में तमाशे होते हैं, कुश्तियां लड़ी जाती हैं, दंगल होते हैं, पशुओं की लड़ाई होती है, कोई ना कोई मनोरंजन का जो काम है वो वहां पर होता है। एम्फी थिएटर का आज भी जो पर्पज है वो मनोरंजन का ही है। मूल उद्देश्य उसका मनोरंजन है, या लोगों को सभा के तौर पे जुटाना, ये भी उसका उद्देश्य हो सकता है। लेकिन पहले के समय के जो एम्फी थिएटर होते थे वह पूरी तरह से रंगभूमि के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे और वहां पर सिर्फ मनोरंजन के पर्पज से ही जो चीज होती थी वो आयोजित होती थी। अब प्रश्न ये है कि यहां पर क्या होता था? तो इस एम्फी थिएटर में पहली चीज तो ये कि ये काफी बड़ा है। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर किसी आयोजन को, किसी प्रोग्राम को देख सकते थे। इसकी जो दर्शक दीर्घा है, यानी ऑडियंस के बैठने का जो स्थान है, वो बहुत बड़ा है। उसमें करीब 50 से 60 हजार लोग एडजस्ट हो सकते हैं, एक साथ बैठकर किसी आयोजन को देख सकते थे। और इसकी जो टोटल आकृति है, इसका जो पूरा शेप है वो ओवल है, मतलब ये अंडाकार है, अंडाकार आकृति में फैला हुआ है। अगर आपने गूगल ऐप जो होते हैं उसमें गूगल अर्थ नाम का जो एप्लीकेशन होता है उसको इंस्टॉल किया होगा या कर लीजिएगा, उसमें आप एम्फीथिएटरम फ्लोवियम या कोलोजियम डाल के सर्च करेंगे तो ऊपर से इसकी सैटेलाइट इमेज दिखाई देगी और उसमें ये पूरा गोलाकार या अंडाकार शेप का आपको दिखेगा। इसके ऊपर से ली हुई इमेज उसमें स्पष्ट रूप से दिखेगी। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सामने से दिख रहा है और इसके साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके आसपास जो लोगों की भीड़ इकट्ठा है वो बिल्कुल चींटियों की तरह या कीड़े मकोड़ों की तरह दिख रही है। और इसका आकार देख लीजिए तुलनात्मक रूप से, तो यह बहुत भारी भरकम या बड़े आकार का था। ये एक एम्फी थिएटर था, तो यहाँ रंगशाला के तौर पे इसका इस्तेमाल होता था। लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थी उसमें बड़ा खून खराबा होता था, बड़ा खूनी संघर्ष होता था। इंसानों की लड़ाई होती थी, मतलब 2 योद्धा आपस में लड़ते थे, या फिर जानवरों से इंसानों को लड़ाया जाता था। किसी भूखे शेर या मतवाले हाथी के सामने योद्धाओं को छोड़ दिया जाता था और उसमें से कोई एक ही जिंदा बचता था। इसी प्रकार से जानवरों से भी लड़ाई होती थी। और जानवर यहाँ पर जो ले आए जाते थे वो अफ्रीका के जंगलों से पकड़कर ले आए जाते थे। वहां से हाथी और वहां से शेर यहाँ पर ले आए जाते थे और उनका युद्ध करवाया जाता था। और ये जो लड़ाइयाँ होती थी ये तब तक नहीं रुकती थी, निरंतर चलती रहती थी। तब तक नहीं रुकती थी जब तक कि कोई एक उसमें हताहत नहीं हो जाता था, यानी मर नहीं जाता था। कोई एक जीतता था और दूसरा जो था वो अपनी जान गंवाता था, तभी लड़ाई का समापन होता था। इस प्रकार से बहुत लोग मौत के घाट उतार दिए गए। उसमें बहुत सारे जानवर भी थे, निर्दोष पशु थे, इसके अतिरिक्त मनुष्य भी थे। तो मनुष्यों और पशुओं की इसमें बलि लगातार चढ़ती रही और ये जमीन खून से रंगी रही। पूरा जो एंशिएंट टाइम पीरियड था उसमें यही सब होता रहा, इस पूरे एम्फी थिएटर में यही आयोजन होता था। लेकिन एंशिएंट जो टाइम था उसके लास्ट जो कुछ वर्ष थे, मतलब कुछ साल थे, उसमें इसे बंद कर दिया गया, इसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। और बाद में जब मेडिवल टाइम पीरियड आता है उस समय इसे खोला जाता है, तो यहाँ जो उद्देश्य था वो बदल जाता है। इसका उपयोग एम्फी थिएटर के तौर पे नहीं किया जाता है, बल्कि इसे रहने के लिए ठिकाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पर राजा रानी अपना आवास बना लेते हैं
इसके अलावा जो तीर्थयात्री होते हैं वो भी यहाँ पर अपना ठहराव लेते हैं, विश्राम लेते हैं। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन रख रखाव पर कोई ध्यान नहीं देता। इसका जो मेंटेनेंस है उसको करने की कोशिश कोई नहीं करता, चाहे वो एंशिएंट टाइम पीरियड था या मेडिवल। एक बार बन गया उसके बाद ना तो रंग रोगन का प्रयास किया जाता है, ना ही इसकी रिपेयरिंग की कोशिश की जाती है। और आप जानते हैं कि इटली जो है वो भूकंपों का भी देश है, बार बार भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक जो है वहाँ आना आम बात है। तो अर्थक्वेक की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका जो साउदर्न पोर्शन था वो पूरा ढह गया, मतलब गिर गया, और उसके पीछे भूकंप ही जिम्मेदार था। जो मध्यकाल था, मेडिवल टाइम पीरियड था, उस समय एक बड़ा भूकंप इटली में आया था और उसका शिकार होके इसका जो साउदर्न पोर्शन था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वहाँ से बहुत सारी ईंटें नीचे गिरकर फैल गईं। अब यहाँ के जो योग्य लोग थे वह अपनी विरासत की देखरेख करने से ज़्यादा अपने घर को बनवाना महत्वपूर्ण समझते थे। तो उन्होंने क्या किया, ईंटों की चोरी आरंभ कर दी। इसमें से ईंटें निकाल निकाल कर वो अपने घरों की ओर लगाने लगे, मतलब घरों को बनाने में इस्तेमाल करने लगे। तो जो पुराना बसा हुआ रोम शहर है, जो पुराने पुराने मकान हैं, पहले के पुराने प्राचीन मकान हैं, उनकी ईंटें वास्तव में कोलोजियम का ही हिस्सा है, मतलब इसी कोलोजियम से चुराई गई है। इस प्रकार की घटनाएं होती थी। लेकिन जब मॉडर्न टाइम पीरियड आता है तो इसमें लोगों की सोच में बदलाव होता है, और खास तौर पे तब जब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे स्थान दिया जाता है, मतलब उस लिस्ट में ये स्थान प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसके प्रति सचेत होती है, जागरूक होती है, और वर्तमान में इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है और इसका रख रखाव अच्छे तरीके से हो रहा है। तो जितना ये बचा हुआ है उतना लंबे समय तक बचा रहेगा, ऐसा हम भरोसा कर सकते हैं। इसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका दिन का नज़ारा है। दिन की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में ये ऐसा दिखता है। शाम ढलने पर कैसा दिखता है, तो वो भी दृश्य जो है बड़ा अच्छा होता है। आइए देख लेते हैं। शाम के समय ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अंदर इसके रोशनी की व्यवस्था है, लाइट का अरेंजमेंट है, और अंदर से जो आप लाइट देख रहे हैं वो बिजली बत्ती है, और बाहर से ये इमारत ऐसी दिखती है। और आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा कंप्लीट था, पहले के समय में ये पूरा कंप्लीट था, ये ऐसे पूरा बाहर तक फैला हुआ था, इसका ऐसा शेप था। लेकिन ये वाला हिस्सा भूकंप के चलते टूट गया है, और यहाँ से जितनी भी ईंटें गिरी होंगी, ये बड़ा सा पार्ट था, जितनी भी ईंटें गिरी हैं वो रोम के बाकी जो मकान थे उन्हें बनाने में काम आ गई। लोगों ने इसका महत्व नहीं समझा, बल्कि यहाँ से ईंटों को चोरी किया। ये घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाली खुदाई हुई थी। वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था, आप जानते होंगे, एनसीईआरटी में आपने कथा पढ़ी होगी। रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और उस समय ईंटें निकलनी शुरू हुई। जो हड़प्पा वाली सभ्यता थी उसके खोजे जाने की कथा बड़ी रोचक है। रेलवे लाइन बिछाने का काम अंग्रेजों के ज़माने में चल रहा था और ईंटें निकलनी वहाँ से शुरू हुई पुराने ज़माने की। तो मजदूरों ने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें बैठे बैठाए कच्चा माल यहीं से प्राप्त हो गया। और उन ईंटों को उन लोगों ने, मतलब मजदूरों ने या जो वहाँ के तत्कालीन इंजीनियर थे, उन्होंने यूज़ में ले लिया। जो कंस्ट्रक्शन वो कर रहे थे उसमें इस्तेमाल में ले लिया, और एक के बाद एक ईंटें उखाड़ना वहाँ से शुरू कर दिया। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा ईंटों का वहाँ से उन्होंने नष्ट कर दिया। बाद में जब सूचना मिलती है इतिहासकारों को तो वो वहाँ पहुँचते हैं, और जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता लगता है कि नीचे तो एक पूरा नगर ही दफन है, एक पूरी सभ्यता नीचे सो रही है, और उसका एक बड़ा हिस्सा आप लोग खा गए हैं रेलवे लाइन बिछाने के चक्कर में। तो इस प्रकार की जो नासमझी है या अज्ञानता है वो कभी कभी बहुत घातक सिद्ध होती है। बहुत कीमती जो धरोहरें हैं वो नष्ट होने के कगार पे पहुंच जाती हैं। फिलहाल अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना एम्फी थिएटर का गुणगान क्यों किया जा रहा है, या इस तरह की जो इमारतें हैं इनकी चर्चा क्यों हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ये एंशिएंट जो इंडियन हिस्ट्री है उसके प्रश्नों की श्रृंखला है, उसी के चलते ये वीडियो यहाँ पे बनाया गया है। कुल मिलाकर 500 क्वेश्चन है, 500 टोटल क्वेश्चन है, और इनकी एक पूरी सीरीज है। ये आज से स्टार्ट होने वाली है, और आज चूंकि पहला दिन था, पहला वीडियो था, तो यहाँ शुरुआत करने के चक्कर में थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबी हो जाती है। आगे जितने भी वीडियोस आपको दिखेंगे या जो भी कंप्लीट वीडियो आएंगे उसमें टोटल प्रश्न ही होंगे और उन्हीं से जुड़ी हुई एक्सप्लेनेशन होगी। यहाँ पर जो चर्चा थी यहीं पर सीमित है। आगे चलते हैं। एक बात और दोस्तों, ये जो पूरी सीरीज है, यह जो पूरी सीरीज आरंभ हो रही है आज से, यह इंग्लिश मीडियम की है। इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाएगा, और इसका जो पीडीएफ आप देखेंगे वो टोटल इंग्लिश मीडियम का होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के इच्छुक हैं तो इससे पहले ये सीरीज हिंदी माध्यम में बन चुकी है, शुद्ध हिंदी में लिखा भी है और समझाया भी गया है, तो आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका पापा वीडियो भी लॉन्च हो गया है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं इसके बारे में, इसमें 2 तरह के ग्रुप्स जो है उनको बताया गया है, कुछ जानकारी दी गई है हमारे कोर्सेज के बारे में। तो जो पेड कोर्सेज हैं उसमें यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इसे आयोजित किया जाता है। टेलीग्राम के माध्यम से जितने भी पेड ग्रुप हैं वो चलते हैं। बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स, यूपीपीएससी या यूपी और ईपीएफओ के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। तो ये जितने भी पेड ग्रुप हैं इनसे अगर आप जुड़ने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर आपको दिख रहे हैं,
इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा। तरह तरह के प्रोग्राम इसमें चलते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उनके लिए अलग। आंसर राइटिंग का अपना एक प्रोग्राम है, वहां पर बाकायदा आप आंसर लिखकर जब सबमिट करते हैं तो उसका फीडबैक आपको दिया जाता है। ये एक अच्छा प्रोग्राम है, आप चाहें तो अपनी जो लेखन शैली है उसको आजमा सकते हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज जो है ये आपकी तैयारी को परखने का एक बढ़िया माध्यम हो सकती है। तो अगर आप इन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ये टेलीग्राम के माध्यम से संचालित होते हैं, अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर है इन पर संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे तैयारी करने का एक बेहतर माध्यम है। इसके अलावा जो फ्री वाला इनिशिएटिव है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये टेलीग्राम वाला चैनल अवश्य ही ज्वाइन करिए। इसलिए ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ जितने भी नोटिफिकेशन आपको दिए जाते हैं या आपसे शेयर किए जाते हैं वो आपके लिए उपयोगी होते हैं। या तो उसमें चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं या फिर जो आयोग के निर्णय होते हैं या परीक्षाओं से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो आपको दी जाती हैं। तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी है और ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस नाम से भी है। आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं या किसी एक को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा ट्विटर पे हमारी एक नई मुहिम चल रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। ये नया हमारा प्रयास है और यहाँ पर तरह तरह के माइंड मैप और जो विभिन्न पोल्स हैं वो आयोजित किए जाते हैं। आपसे विचार मांगे जाते हैं कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वहाँ आप अपने विचार दे सकते हैं। और माइंड मैप जो होते हैं उन्हें देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। जितने भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो करंट अफेयर से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं, वो वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। चित्रों के माध्यम से आपको समझाया जाता है और वैसे याद करना आसान होता है। तो आप ट्विटर पे हमारे साथ जुड़े रहिए। ये कुछ बातें थी। और यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस आप देखते हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। चैनल जो है उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। और जितने भी वीडियोस आप देखते हैं उसे आप लाइक करिए, अगर ठीक समझते हो तो शेयर करिए, अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये कुछ बातें हैं। अब चलते हैं आगे। जो प्रश्न है वो कुछ इस टाइप के हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न अटेम्प्ट किए जाएंगे उसमें आपको समय दिया जाता है कि आप एक बार अपने से प्रयास करिए। तुरंत ही उत्तर नहीं बताया जाता, तो एक बार आप अपने से हल करने की कोशिश करिए। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो है उसको पॉज करके रोक कर वहां पर अपने विचार देख सकते हैं, उत्तर पर विचार कर सकते हैं। एक बार उसे अपने से हल करने का प्रयास करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने सही किए, अपने से आपके कितने सही हुए, अपना स्कोर जो है उसको बताइएगा। तो ये क्रम लगातार चलता रहेगा और आप लगातार अपने प्रयासों की जानकारी हमें देते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इसमें 4 स्टेटमेंट हैं। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और चारों जो है वो अपने आप में अलग अलग है। सबका संबंध एक दूसरे से नहीं है। जो चारों हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। पहले को देखिए। पहले में कहा गया है कि जेम्स मिल ने सबसे पहले एंशिएंट इंडिया की प्लांट हिस्ट्री को तैयार किया था। ये सबसे पहला काम इन्होंने किया था। इसके बाद जो दूसरा कथन है उसमें कहा गया है कि जो स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट होता है उसके अध्ययन को यहाँ पर कहा जाता है एपिग्राफी, यानी जो पुरालिपि विद्या है उसका संबंध जो लिपियां हैं उनके अध्ययन से होता है। इसके बाद जो तीसरा इसमें स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि 4 ब्रांचेस ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पुराण्स। जो ऐतिहासिक अध्ययन की 4 शाखाएं हैं वो असल में पुराणों की विषय वस्तु है, पुराणों से उनका संबंध है। पुराणों के बारे में आप जानते ही हैं, ये प्राचीन है और कथाओं के माध्यम से इसमें लोगों को वेदों की जो सूचनाएं हैं या उनकी जो शिक्षाएं हैं उन्हें देने का प्रयास किया गया है। वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई थी। और देख लीजिए चौथा स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है कि जो एविडेंसेस यूज किए जाते हैं आर्कियोलॉजी के अंतर्गत यानी पुरातत्व के अंतर्गत वो 4 है टोटल। उनकी जो टोटल संख्या है वो 4 है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और कुल मिलाकर ये 4 स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इस भी लिखा हुआ है और आर भी लिखा हुआ है। मतलब कोई एक भी ठीक हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, या एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। तो ये प्रश्न था, जरा विकल्प देख लीजिए। देखिए ये विकल्प है, इसका ऑप्शन है 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 4 only या फिर 2 only। बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात केवल दूसरा सही है। इसमें हमें करेक्ट चुनना था तो केवल दूसरा सही है। दूसरा कौन सा, तो आइए देख लेते हैं। यह जो लिपियों के विकास का अध्ययन है, जो स्क्रिप्ट्स का डेवलपमेंट है, इसके अध्ययन को, इसकी स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं, यानी पुरालिपि विद्या या पुरालिपि शास्त्र के नाम से जानते हैं। ये कथन बिल्कुल ठीक है और बाकी जितने हैं वो सब के सब गलत हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है
पहला वाला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि जेम्स मिल ने सबसे पहली बार प्राचीन इतिहास का जो विधिवत या जो लिखित इतिहास है उसे तैयार करने की कोशिश की थी। मतलब सबसे पहले जो सुनियोजित इतिहास तैयार करने का श्रेय है वो जेम्स मिल को दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा प्रयास विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा किया गया था। उन्होंने भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार करने की कोशिश की थी। जो प्लान्ड हिस्ट्री है उसे प्रिपेयर करने की कोशिश ये विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा की गई थी और 1904 में इसका पब्लिकेशन होता है। तो आइए जरा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ये एक इतिहासकार थे और इनका नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ। 1843 से लेकर 1920 इन्होंने सबसे पहली बार जो प्लान्ड हिस्ट्री है एंशिएंट इंडिया की उसे प्रिपेयर करने की कोशिश की और इसका जो पब्लिकेशन था वो 1904 में होता है। इसके बाद जो दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं हैं। हमने कहा कि पुराणों की ये विषय वस्तु है, उनका सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पर दिया था 4 और असल में कितनी है, इनकी जो टोटल संख्या है वो 5 है। कुल मिलाकर 5 ब्रांचेस हैं। तो संख्या गलत दी थी इस आधार पे, जो वो स्टेटमेंट था जिसमें कि 4 कहा गया है वो गलत हो जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर ब्रांचेस कितनी है, 5 है। कौन कौन सी है तो नाम भी देख लीजिए। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, इसके बाद मनवंतर है, फिर वंश है और वंशानुचरित है। इस प्रकार से 5 टोटल शाखाएं हैं। इसके बाद जो एविडेंसेस की बात की जा रही थी वो 3 टाइप्स के हैं, 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो अभिलेखों द्वारा मिलने वाले जो एविडेंस है वो है। इसके अलावा जो क्वाइंस होते हैं वह भी सबूत होते हैं। पुराने समय के जो सिक्के होते हैं उनको देखकर भी हम उस समय की जो सभ्यता थी, उस समय की जो व्यापार का तरीका था, अर्थव्यवस्था थी, उसको महसूस कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो स्मारकें होती हैं, जो आर्कियोलॉजिकल स्मारकें होती हैं, उसको भी देखकर उनका भी अध्ययन करके हम जो पुराना समय है, बीता हुआ समय है, उसको जान सकते हैं। तो ये 3 एविडेंस है। इस आधार पे इसमें सिर्फ जो दूसरा वाला है वो करेक्ट है, बाकी जितने हैं वो सभी गलत है। पहला वाला गलत है, इसमें नाम गलत दिया था। इसके बाद यहाँ 4 ब्रांचेस दिया है, यहाँ 5 होना चाहिए। और जो चौथा है उसमें कहा गया है कि 4 एविडेंसेस हैं, जबकि यहाँ पर 3 ही है। मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी है, 3 है। तो इसके आधार पे हमने डी वाले विकल्प का चयन किया है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, दोनों को आपस में मैच कराना है। लिस्ट 1 जो है उसमें बुक्स के नाम दिए हुए हैं और जो लिस्ट 2 है उसमें ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं। जो ऑथर है वो इतिहासकार हैं, उन्होंने इतिहास से संबंधित किताबें लिखी हैं। किताबों के नाम देखिए, लिस्ट 1 की ओर नजर डालिएगा। अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र यानी धर्मशास्त्र का इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहाँ देखिए थोड़ा सा छूट गया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ यहाँ से गायब हो गया है, वो गायब जो था वो यहाँ आके चिपक गया है जबरदस्ती, तो ये मिसप्रिंट है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये एक साथ रहेगा। इसके बाद द प्रिंस है, ये सब किताबों के नाम है। और लिस्ट 2 को जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम है, एच सी राय चौधरी है, पीवी कांडे हैं, के नीलकंठ शास्त्री है, यहीं तक इनका नाम है, ये इनका नाम नहीं है। इसके बाद निकोलो मैकियावेली है। अब आपको बताना है कि कौन से महोदय किस किताब को लिखे हुए हैं, किस किताब को लिखने का श्रेय किस व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर सही उत्तर तक पहुंचने के लिए प्रयास कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हमेशा काम देता है। जो ये मेथड है, मतलब छांटने वाली प्रक्रिया है, छंटनी की व्यवस्था है, इसके जरिए आप उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं जिनको कि आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं, मतलब उसके बारे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। इस प्रकार के भी प्रश्नों को आप सही सही हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो मैच कराना है उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई एक रचना हमें मालूम हो जाए, मतलब कोई एक जो इसमें से बुक है उसके ऑथर का नाम हमें पता हो तो हम छांट सकते हैं। द प्रिंस को देखिए मैकियावेली की रचना है, ये विश्व प्रसिद्ध बात है। तो अगर हमने चौथे वाले को डी से मैच करा लिया तो बाकी तीनों जो है वो आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, हालांकि उसमें भी हमें थोड़ा बुद्धि लगानी होगी। तो आइए जरा विकल्पों को देख लेते हैं, जो ऑप्शन है उसकी ओर नजर डाल देते हैं। यहां देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। अगर द प्रिंस मैकियावेली की, निकोलो मैकियावेली की रचना है तो चौथा वाला जो अंतिम वाला इसमें ऑप्शन है उसका डी वाला करेक्ट होना चाहिए। अब देख लीजिए इसमें से जो विकल्प दिए हैं किसके किसके अंत में डी आता है। इसके अंत में डी आ रहा है और एकदम नीचे वाला जो डी वाला ऑप्शन है उसके अंत में डी आ रहा है। बाकी जो बी और सी है उसके अंत में बी और सी आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये दोनों तो बाहर हो गए, इनको हम आराम से बाहर कर सकते हैं। बचा ए और डी, और ए और डी में से सही कौन सा है? ए वाला सही है।
तो कम से कम आपने 2 विकल्पों को इसमें से बाहर कर लिया और बचे 2, तो 2 में से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई एक और अगर आपको सही मालूम हो, किसी एक और ऑथर का नाम आपको सही पता हो, तो आप आराम से इसे छांट सकते थे। तो यहाँ पर आंसर जो इसका है वो ए वाला करेक्ट होगा, यानी CBAD। CBAD कैसे, तो मिला लीजिए, देखिए पहले वाले का C हो जाएगा, इसके बाद दूसरे वाले का B हो जाएगा, ये पहले से ही मैच था। इसके बाद तीसरे वाले का यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये पूरा नाम है इस बुक का, इसके जो राइटर है उनका नाम HC राय चौधरी है, और द प्रिंस ये निकोलो मैकियावेली की रचना है। कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ये KA नीलकंठ शास्त्री की है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये PV कांडे की है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया ये HC राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है, और द प्रिंस ये मैकियावेली का है। यहां तक हमने इसे देखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहां पर लिस्ट ने पीछा छोड़ा तो एक बार फिर से स्टेटमेंट आपके सामने प्रकट हो गए। 4 कुल मिलाकर स्टेटमेंट है और इन पर आपको विचार करना है, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी ये अलग चीज है। अलग क्यों है? क्योंकि आपको गलत का चयन करना है, जो सही ना हो उसका चुनाव आपको करके बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक होगा। तो स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इंडिया वॉज द साउदर्न पार्ट ऑफ द जम्बू द्वीप। भारत साउदर्न पार्ट है किसका? जम्बू द्वीप का। अब प्रश्न ये है कि जम्मू द्वीप क्या है? ये जम्मू कश्मीर तो नहीं है, ऐसा नहीं है। जम्मू का मतलब होता है, यहां पे जम्बू लिखा है, जम्मू नहीं लिखा है, तो जम्बू मतलब होता है जामुन। जामुन को संस्कृत भाषा में कहते हैं जम्बू। और द्वीप का मतलब आप जानते ही हैं, आइलैंड यानी जमीन का एक टुकड़ा। तो ये जो जम्बू द्वीप है ये जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा था। आप बहुत सारे कॉन्टिनेंट का इसे एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, और भारत इसका साउदर्न पार्ट है, इसका दक्षिणी हिस्सा है, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो जम्बू द्वीप ऐसा क्षेत्र था, मतलब ऐसा माना जाता है, असल में ये गोंडवाना लैंड था। आपने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, और आप ये भी जानते हैं कि गोंडवाना लैंड से ही अलग होकर भारत का निर्माण हुआ है। ये बात आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है। यहां पर जो जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये असल में गोंडवाना लैंड ही है। तो यहाँ पर जामुन के वृक्षों की बहुतायत थी, ऐसा पुराणों में कहा गया है, जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें कहा गया है। बहुत सारे जामुन के पेड़ पाए जाते थे, और इसी वजह से इस पूरे स्थलखंड को, इस पूरे लैंड एरिया को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब इसमें इंडिया जो है वो साउदर्न पार्ट है, ऐसा कहा गया है। आपको बताना है कि ये क्या सही है या नहीं है। जो सही ना हो उसी का चुनाव करना है। इसके बाद दूसरा वाला देख लीजिए। इट इज मेंशन इन द मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में ये मेंशन किया गया है कि भारत जो है वो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिचुएटेड है, स्थित है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जो जिस पुराण में कहा गया है श्लोक के माध्यम से, वो मत्स्य पुराण है। आप जानते हैं कि पुराण 18 है टोटल, उनकी जो संख्या है वो टोटल 18 है, और उसमें सबसे जो पुराना पुराण है, सबसे जो प्राचीन है, प्राचीनतम है, वो मत्स्य पुराण है। तो मत्स्य पुराण में ऐसा कहा गया है अथवा नहीं, आपको ये यहाँ विचार करना है। इसके बाद तीसरा जो इसमें स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि चाइनीज लोग, जो चीनी लोग होते थे, वो पहले के समय में भारत के लिए, इंडिया के लिए तिएनचू या चुआंतू शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ये दोनों जो वर्ड है ये इंडिया के रिस्पेक्ट में या उसके रेफरेंस में यूज किए जाते थे। इसके बाद जो चौथा वाला स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए। यहां पर यह कहा गया है कि ईरानियों ने पहला जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो किया था। अब फर्स्ट अटेम्प्ट किस चीज का? तो भारत का जो एंशिएंट इंडिया है उसकी हिस्ट्री को लिखने का। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिखने का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो ईरानियों का था। यहाँ स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है। अब आपके सामने चारों स्टेटमेंट है, चारों को आपने देख लिया। सोचकर बताइए इसमें से गलत कौन सा है। सही का चुनाव नहीं करना है। सही को अगर आप चुन लेते हैं तो उसको आप अलग कर लीजिएगा, जो बचेगा वो गलत होगा। सेलेक्ट करके बताइएगा, और इसका जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए। ये 4 विकल्प है, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2, 4 इसमें गलत है, या फिर केवल दूसरा वाला गलत है, बताइए। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी मतलब दूसरा और चौथा इसमें गलत है। जो करेक्ट ना हो इज एंड, मतलब यहाँ पे ये ऑब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक कोई गलत हो सकता है या फिर एक से ज्यादा गलत हो सकते हैं। तो जो नॉट करेक्ट हो उसका हमें सिलेक्शन करना था। यहाँ पे दूसरा और चौथा दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए देख लेते हैं दूसरा कौन सा, ये वाला, और चौथा कौन सा, ये वाला, और ये दोनों सही नहीं है। और जो सही नहीं है हमें उसी को सेलेक्ट करना था। दूसरा गलत क्यों है? पहली चीज तो पहला सही है। भारत जम्बू द्वीप का साउदर्न पार्ट है, जम्बू द्वीप का दक्षिणी हिस्सा है, मतलब गोंडवाना लैंड का दक्षिणी भाग है। इसके बाद
जो चाइनीज लोग थे वो भारत के लिए तिएनचू और चुआंतू नाम के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो ये इनका अपना बोलने का तरीका था और ये इंडिया के लिए इन वर्डों का यूज करते थे। अब इसके बाद जो दूसरा और चौथा है इस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, मत्स्य पुराण में ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत समुद्र के उत्तर में है, मतलब उसके नॉर्थ में है, या हिमालय के साउथ में है। ये कहा तो अवश्य गया है और पुराणों में ही कहा गया है, लेकिन इसे कहने वाला, इसे बताने वाला जो पुराण है वो मत्स्य पुराण नहीं है बल्कि विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में जो श्लोक है उसमें ये कहा गया है, कई श्लोक हैं, पूरा पुराण श्लोकों से भरा हुआ है। तो एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत की सीमा रेखाएं असल में कहाँ पर है, इसकी लोकेशन बताने का प्रयास किया गया है। आप खुद सोच लीजिए, पुराणों को आज के समय में नहीं लिखा गया था, वो आज से बहुत समय पहले, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले रचे गए थे। हालांकि उसमें राजवंशों की जो वंशावलियां हैं उनका जिक्र मिलता है, लेकिन फिर भी उनकी जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। और उस जमाने में न तो सैटेलाइट हुआ करती थी, न गूगल मैप हुआ करते थे, और न इतना जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला फंडा है ये उस समय किसी को पता था। इन सब के न होते हुए भी सिर्फ जो यात्री थे उनके भ्रमण के जो वृतांत होते थे, उनका जो वर्णन होता था, उनकी जो व्याख्या होती थी, उसको बेस बना के और अनुमान के आधार पर भारत की पूरी जो चौहद्दी थी, उसकी जो सीमा रेखा थी, उसका इतना सटीक वर्णन किया गया है जो कि प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। श्लोक क्या था? विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उसमें ये कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च एव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। यही श्लोक है और इसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रश्च, मतलब समुद्र के उत्तर में। समुद्र का मतलब क्या? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, हिमाद्रश्च एव दक्षिणम, यानी हिमालय के दक्षिण में। तो बीच का जो लैंड एरिया है, हिमालय और समुद्र के बीच में जो भूभाग आता है, वही है भारतवर्ष, वही है इंडिया। और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो है इंडियंस, यानी भारतीय हैं। वे सभी भरत की संतान है, भारत की संतान है। तो ये हमारे देश की सीमा रेखाओं का बड़ा अच्छा और मनोहर वर्णन है। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। तो इस आधार पे ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ मत्स्य पुराण देकर सारा मजा जो है वो बेकार कर देते हैं। इसके बाद चौथा वाला देख लीजिए, चौथा क्यों गलत है? यहाँ ये कहा गया था कि ईरानियों ने पहला प्रयास किया था जो प्राचीन भारत है उसके इतिहास लेखन का। इतिहास सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता था। लोग कहानियां सुना देते थे कि हमारे समय में ऐसा होता था, लेकिन उसे लिखित रूप में दर्ज करना ये एक बड़ी बात होती है। कहानियां सुनाने वाले मर सकते हैं, लेकिन उनका जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जो लेखनी है, वो नहीं मरेगी। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई विचार आ रहा है और उस विचार को आपने एक बुक लिखकर उसमें साझा कर दिया, मतलब एक किताब लिखी, उसमें आपने अपने विचारों की बाकायदा व्याख्या कर दी। आप देश के बारे में क्या सोचते हैं या कोई भी एक विषय चुनकर आपने उस पर बुक लिख डाली। अगर आप जीवित नहीं रहे तब भी आपकी बुक जिंदा रहेगी, आपकी लेखनी जो है वो हमेशा अमर रहेगी, लोग उसे पढ़ते रहेंगे और आपके जो विचार हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। कहा जाता है कि कवि अपनी कविताओं में जिंदा रहता है, लेखक अपनी लेखनी में जिंदा रहता है। तो इसीलिए लिखा जाना जरूरी था, लिखित साक्ष्य होना आवश्यक था, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अपने एंशियंट टाइम पीरियड को सही तरीके से समझ पाए। तो ये प्रयास किसने किया? ये प्रयास ईरानियों ने नहीं किया था, ये ग्रीकों का प्रयास था। ऐसी इनोवेटिव सोच ये ग्रीक लोग ही रख सकते थे उस समय, जो कि यूनानी थे, इन्हें हम यूनानी भी कहते हैं। और इसमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम है, तो आइए देख लेते हैं। और यहाँ ईरानी लिखकर गलत कर दिया है, इसलिए इसमें चौथा वाला स्टेटमेंट गलत होता है और इससे पहले दूसरा गलत था। तो दूसरा और चौथा के आधार पर हमने सी वाले ऑप्शन का सिलेक्शन किया है। ये तो ऑप्शन हो गया। जरा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। देखिए, इट इज मेंशन इन द विष्णु पुराण। यहाँ पे जो मेंशन किया गया था वो विष्णु पुराण में था। इस पर काफी चर्चा हो गई है, इस पर नहीं देखेंगे अब। जरा नीचे वाली जो 2 लाइन है इसको देखिए। कहा गया है कि हिस्ट्री जो एंशिएंट इंडिया की है उसको लिखने का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो ग्रीक्स के द्वारा किया गया। ये ग्रीक्स जो थे इन्हें हम यूनानी भी कहते हैं। इसमें कुछ प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि हेरोडोट्स है, ये सभी ग्रीक लोग हैं। निरियाकस है, मेगस्थनीज है, प्लिनी है और एरियन है। ये जो महान दार्शनिक और घुमक्कड़ लोग थे, ये घूम घूम कर इतिहास का पता लगाते थे, चारों ओर भ्रमण करके ये जो जिन चीज़ों को देखते थे उन्हें अपने वर्णन में लिखते थे। तो इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो यहीं से आरंभ होती है। लिखने का काम इन्होंने ही शुरू किया और फिर ये एक तरह से लोगों की हैबिट बन गया, जो वो देखते थे उसको लिखते थे। ये एक अच्छा माध्यम था और जो लिखा हुआ होता है वो स्थायी होता है, ये बात आप जानते ही हैं। तो इसके आधार पे हमने इसमें जो विकल्प चुना है वो सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें हमें 2 लिस्ट दी हुई है, जैसे पीछे दी हुई थी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इसमें जो विषय है, जो टॉपिक है, वो शंकराचार्य पर केंद्रित है। आदि गुरु शंकराचार्य जो कि सनातन सभ्यता में धर्म गुरु के स्थान पर विराजमान है।
मतलब सबसे श्रेष्ठ जो धर्मगुरु है या सर्वोच्च जो दर्जा है वो इन्हीं को दिया जाता है। शंकराचार्य के 4 मठों के नाम दिए हुए हैं और उनके स्थान दिए हुए हैं। इन्हें हमें सही सही मैच कराना है और बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। जो विकल्प है, जो ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा सही होगा। तो आइए पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद कुछ जानकारी शंकराचार्य और इनके मठों के बारे में देखेंगे। देख लेते हैं इसे। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखिए। लिस्ट 1 में स्थान का नाम दिया है, जो प्लेस है उसका नाम दिया है, और जो लिस्ट 2 है उसमें मठों का नाम दिया हुआ है, जो इनके मठ थे, इनके केंद्र थे, उसके नाम दिए हुए हैं। तो बद्रीनाथ है, द्वारिका है, पुरी है, यहां आप इसे देख पा रहे हैं, पुरी है। और इसके बाद रामेश्वरम दिया हुआ है। ये रामेश्वरम यहां पर नहीं होगा, यहां होगा चिकमंगलूर, यानी कर्नाटक वाला क्षेत्र। ये दक्षिण भारत वाला मठ का स्थान दिया हुआ है, तो रामेश्वरम में वो मठ नहीं है, यहां मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए यहां पे इसे हटा लीजिएगा। रामेश्वरम की जगह यहां चिकमंगलूर होगा, बाकी सब सही है। तो बद्रीनाथ ये नॉर्थ वाला है, इसके बाद द्वारिका ये वेस्ट वाला है, यानी पश्चिम दिशा में है। पुरी जो है ये ईस्ट में है, और ये जो रामेश्वरम है इसकी जगह चिकमंगलूर होगा, और वो कहां पर है, वो साउथ में है, आप जानते ही हैं। मठों के नाम देख लीजिए। तो गोवर्धन मठ है, श्रृंगेरी मठ है, ज्योतिर्मठ है और शारदा मठ है। ज्योतिर्मठ को जोशी मठ के नाम से भी जाना जाता है, और जो शारदा मठ है इसे कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा मठ किस दिशा में और किस स्थान पर स्थित है। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पे, हमारा देश चतुष्कोणीय आकृति का है, तो इसके 4 कोनों पे 4 मठों की स्थापना की थी। सनातन धर्म के केंद्र के तौर पे इन्होंने 4 मठों की स्थापना 4 कोनों पे की थी, और वहां से ही अपनी जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार किया करते थे। तो ये 4 मठ 4 कोनों पे थे। बद्रीनाथ वाला जो मठ है वो ज्योतिर्मठ है, इसे मिला लीजिएगा। देखिए, बद्रीनाथ वाला जोशी मठ या ज्योतिर्मठ है। इसके बाद द्वारिका, द्वारिका यानी पश्चिम वाला क्षेत्र, गुजरात की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो मठ है वो शारदा मठ है, इसे कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो पुरी वाला मठ है वो गोवर्धन मठ के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व वाला है, मतलब जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है भारत की, उधर जो मठ स्थापित है वो पुरी का है। पुरी यानी ओडिशा की बात की जा रही है, और यहाँ जो मठ है उसका नाम गोवर्धन मठ है। इसके बाद ये रामेश्वरम नहीं होगा, यहाँ चिकमंगलूर होगा। तो ये जो मठ है ये श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी मठ, ये दक्षिण का मठ है। इस प्रकार से हमने इसे मैच कराया। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा बी अर्थात CDAB, अर्थात पहले वाले का सी हो जाएगा, बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ हो जाएगा। इसके बाद द्वारिका का शारदा मठ हो जाएगा, या कालिका मठ भी होगा, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा या कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद पुरी को देख लीजिए, पुरी यानी ओडिशा, तो ये गोवर्धन मठ हो जाएगा। इसके बाद रामेश्वरम की जगह चिकमंगलूर होगा, तो चिकमंगलूर वाला जो मठ है वो श्रृंगेरी है, चौथे का बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसे मिलाया। अब आइए जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और शंकराचार्य के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, शंकराचार्य ने स्टैब्लिश किया था 4 मठों को, और यह 4 कोने पर भारत के स्थापित किए गए थे। जो 4 कॉर्नर्स थे इंडिया के, वहां पे इन्हें स्टैब्लिश किया गया था। ज्योतिर्मठ जो है वो नॉर्थ में है, शारदा मठ जो है ये वेस्ट में है, गोवर्धन मठ जो है ये ईस्ट में है, और श्रृंगेरी मठ जो है ये साउथ में है। 4 दिशाएं, 4 कोने और 4 मठ, और 4 वेद, 4 वेदों को इनके अधीन किया गया था। मतलब 4 वेदों के आधार पे इन मठों का संचालन होता था। वेदों की संख्या 4 है, आप जानते हैं, ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक। तो हर मठ के अधीन या हर मठ के केंद्र में एक वेद हुआ करता था। ऋग्वेद को किसी एक मठ के जिम्मे कर दिया गया, वैसे ही जो अथर्ववेद था उसको किसी एक मठ के जिम्मे कर दिया गया, वैसे ही यजुर्वेद और सामवेद जो था उसको भी किसी अलग अलग मठ के जिम्मे लगा दिया गया। और शंकराचार्य प्रायः जो दक्षिण भारत वाला मठ था वहीं पर रहते थे, और इनके जो फॉलोअर्स थे वह मठाधीश के तौर पे जो बाकी 3 मठ थे उनमें विराजमान रहते थे। और आज के समय में भी ये जो शंकराचार्य की पदवी है, ये जो उपाधि है, ये चली आ रही है। उनके जो सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो लगातार ये मठों के जो शीर्ष स्थान है वहाँ विराजमान रहते हैं। शंकराचार्य के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। दोस्तों, शंकराचार्य को अद्वैतवादी परंपरा का जनक माना जाता है। ये अद्वैतवादी थे, और हिंदू धर्म में जो सर्वोच्च गुरु का पद होता है, गुरु का स्थान होता है, वो इन्हें दिया गया है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म एक ही बात है। तो यह धर्मगुरु थे, और कैसे धर्मगुरु थे? सर्वोच्च धर्मगुरु थे। जैसे कि बौद्ध धर्म में दलाई लामा होते हैं, ईसाइयों में पोप होते हैं, उसी प्रकार से ये सर्वोच्च धर्मगुरु के पद पे विराजमान थे और आज भी हैं। इनके अपने विचार थे। धार्मिक विचारों से कोई इत्तेफाक रख भी सकता है और कोई नहीं भी रख सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी छोटी सी आयु में, मतलब छोटे से जीवन काल में, कम उम्र से इन्होंने अपना काम शुरू किया था, और इनका जो जीवन काल था वो बड़ा संक्षिप्त था, छोटा सा था। तो उसमें इन्होंने जितने क्रियाकलाप किए
वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। मतलब कोई भी मनुष्य इतने कम समय में, इतने छोटी जीवन अवधि में इतना कुछ कैसे कर सकता है, इतने बड़े पैमाने पर प्रयास कैसे कर सकता है, ये सोचने की बात है। शंकराचार्य केवल 32 साल तक जिंदा रहे, लेकिन अपने 32 साल के जीवन काल में, और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो 16 वर्ष की अवस्था के बाद शुरू हुआ, तो मात्र 16 साल का समय इन्हें लगा। और भारत के 4 कोनों पे इन्होंने 4 केंद्र स्थापित कर डाले, और 4 केंद्र ही नहीं स्थापित किए। आपने कभी सोचा है शंकराचार्य को इस प्रकार का रूप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये दक्षिण भारत के एक सीधे साधे भोले भाले लड़के थे। इनके माता पिता जो थे उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शिव की उपासना की और संयोगवश उसी समय एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो माता पिता बड़े खुश थे कि मेरा एक चिराग जो है वो रोशन हो गया, मतलब एक बेटा पैदा हो गया। उस समय जो बेटा था वो महत्वपूर्ण होता था, तो बेटा पैदा हो गया और ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन शंकराचार्य के दिमाग में कुछ और पक रहा था। उन्हें सन्यास के कीड़े ने काट रखा था, मतलब वो सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बन के जो हिंदू सभ्यता है उसे जागृत करना चाहते थे, उसकी अलग जगाना चाहते थे। लेकिन इनकी माँ इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। और एक बार की घटना है, एक वाकया है। कहा जाता है कि ये नदी में नहा रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे, और इनकी माँ कहीं कुछ दूरी पर ही कुछ काम कर रही थी। एकाएक इन्हें मगरमच्छ ने पकड़ लिया। नदी में मगरमच्छ होते हैं, आप जानते हैं, क्रोकोडाइल्स। तो उसने इन्हें पकड़ लिया, इनका पैर पकड़ लिया और खींचने लगा पानी के अंदर। मगरमच्छ ऐसा ही करता है, अपने शिकार को पकड़ लेता है तो पानी में ले जाता है और मार डालता है। जब वो पैर पकड़ के इनका खींचने लगा तो ये शारीरिक रूप से काफी हट्टे कट्टे सामर्थ्यवान थे, और ये अकेले मगरमच्छ से निपट सकते थे। ये बात उनकी माँ भी जानती थी और वो खुद भी जानते थे। तो वो लगे चिल्लाने, बचाओ बचाओ। तो इनकी माँ आती है और कहती है कि तुम बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, बचने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? तो शंकराचार्य कहते हैं कि उस समय उनका नाम शंकर था। तो शंकर कहते हैं कि मैं बचने की कोशिश तभी करूंगा जब तुम मुझे अनुमति दोगी। और अनुमति किस बात की? घर छोड़ने की अनुमति दोगी। मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ और तुम मुझे विवाह के बंधन में बांधना चाहती हो। मैं ब्रह्मचारी ही रहना चाहता हूँ, मुझे गृहस्थ बनने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम ऐसी अनुमति मुझे देती हो, माँ की आज्ञा के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता, ये बात आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, जग विदित है। तो शंकराचार्य ने माँ की आज्ञा लेने के लिए हथकंडा अपनाया था। तो उन्होंने ये नाटक किया कि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और मैं बचने की कोशिश तभी करूंगा जब आप मुझे परमिशन देंगी। और अंत में इनकी माँ को मजबूर होकर हाँ बोलनी पड़ी, और वहीं से शंकराचार्य का जो कर्म क्षेत्र है वो आरंभ होता है। इन्होंने अच्छे के लिए किया था, लेकिन कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो है वो साधु बन जाए या उसकी बेटी जो है वो सन्यासिनी बन जाए। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी जो संतान है वो अपना घर बसा कर रहे, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से सामाजिक जीवन जिए। कोई भी थोड़ा लीक से अलग हट के प्रयास करना चाहता है तो उसमें तरह तरह के क्वेश्चन उठते हैं, और शंकराचार्य के मार्ग में भी ये बाधाएं आई थी। फिलहाल इन्होंने बाधाओं को हटाया और इस प्रकार से अपना अभियान शुरू किया। इन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्हें ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म और बुद्ध का जो वर्चस्व था वो बहुत तेजी से फैल रहा था। गौतम बुद्ध, आप जानते हैं कि ये जन्मजात बौद्ध नहीं थे, बुद्ध तो ये बाद में बने, लेकिन पहले ये हिंदू थे और हिंदू में भी क्षत्रिय राजा थे। क्षत्रिय राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, इनका नाम सिद्धार्थ था, ये आप जानते ही हैं, ये सामान्य सी बात है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्होंने घर परिवार छोड़ के संन्यास धारण कर लिया और घूम घूम कर उपदेश देने लगे। हिंदू धर्म की जो रूढ़िवादिता थी, बुराइयां थी, उस समय वहाँ की जो जनता थी या पूरा जो भारतवर्ष था उसकी जो हिंदू आबादी थी, वो हिंदू धर्म की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो कठोर नियम कानून थे, बड़े जो अभिजात्य वर्ग थे उनका वर्चस्व ज्यादा था, उससे लोग उबे हुए थे। तो बौद्ध धर्म को लोग सहर्ष अपनाने लगे क्योंकि इसमें ज्यादा जो सॉफ्टनेस थी वो पाई जाती थी। मतलब बौद्ध धर्म के विचार कट्टर नहीं थे, यहाँ पर लचीलापन था, और हिंदू धर्म यहाँ तक आते आते काफी कट्टरपंथी हो चुका था। तो लोग ऊब कर हिंदू धर्म से मुंह मोड़ने लगे, सनातन सभ्यता से मुंह मोड़ने लगे और बौद्ध बनने लगे। इसके अलावा एक और कारण था, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, मतलब जन्मजात क्षत्रिय थे, और जातिवादी परंपरा उस समय बहुत ज्यादा प्रचंड सीमा पर थी। जो क्षत्रिय राजा होते थे उन्हीं का ज्यादा वर्चस्व, उन्हीं का बाहुबल चलता था, वो ज्यादा शक्तिशाली होते थे और वो बलपूर्वक मनवा भी लेते थे और लोग उनकी बात को मानते भी थे। उनकी जो प्रजा होती थी वो उनको फॉलो करती थी। तो अगर राजा ने बौद्ध धर्म के प्रति आस्था दिखाई है तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि वो भी बुद्ध के प्रति समर्पित हो जाए, और ऐसे ही परंपरा निकल गई। मतलब एक राजा जो है वो बौद्ध धर्म में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता था, भले ही वो हिंदू धर्म का हो, लेकिन बौद्ध धर्म में वो अपनी आस्था व्यक्त करता था, और उसके बाद उसकी जो पूरी रियासत होती थी वो बुद्ध की ओर समर्पित हो जाती थी। इस प्रकार की पूरी परंपरा चल रही थी, और यही वजह थी कि तेजी से जो सनातन संस्कृति थी वो सिकुड़ रही थी और बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था, भारत में पैर पसार रहा था। काफी बड़ा हिस्सा भारत का बौद्ध बन चुका था।
तो शंकराचार्य ने ये बीड़ा उठाया, वो लाठी लेकर निकल पड़े। इनके पीछे शिष्यों की एक लंबी टोली होती थी, इनके फॉलोअर्स होते थे और ये झुंड में चलते थे। इनकी वेशभूषा आप देख ही रहे हैं, और ये लाठी लेकर चलते थे। तो इसके पीछे एक पर्पस होता था। उपदेश के माध्यम से पहले लोगों को समझाते थे, सनातन संस्कृति का महत्व समझाते थे। और अगर कोई महत्व समझने के लिए तैयार नहीं होता था या हथियार लेकर खड़ा हो जाता था, विरोध करता था, तो इनके शिष्य और ये खुद लाठियों से उसे ठीक करते थे। मतलब उसकी अच्छी खासी सुताई होती थी। तो इस प्रकार से बलपूर्वक भी अपने धर्म का प्रचार करते थे, और साथ साथ जो उपदेश का तरीका है उसको भी उन्होंने अपनाया। इस प्रकार की इनकी विधियां थी। अब ये सही हो या नहीं हो, ये तो तत्कालिक जो निर्णय है उसके आधार पर होगा। मतलब हर आदमी के अपने विचार होते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने ये सब किया, और इसी के चलते उन्होंने 4 मठ बनाए। मतलब ऐसा अभियान उन्होंने चलाया, और इसी अभियान के चलते बौद्ध धर्म को भारत से पैर उखाड़ने पड़े अपने। यहाँ से उसकी जड़ उखड़ गई और वो विदेशों में जाकर फैलने लगा, लेकिन भारत में फिर फैल नहीं पाया। और आज के समय में भी बौद्ध यहाँ पर बहुत सीमित है, बहुत सीमित संख्या में है, वो अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। तो शंकराचार्य ने उन्हें यहाँ से खदेड़ने का काम किया। हालांकि और भी कारण है, लेकिन शंकराचार्य उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। तो ये चीज़ें थी। और जब ऐसा अभियान इन्होंने संपन्न कर लिया, तो इसके बाद इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। और 4 मठ आपने देखे कौन कौन से हैं। एक उत्तर वाला है, दक्षिण वाला है, इसके बाद पूर्व और पश्चिम के मठ है। तो आइए देख लेते हैं मठों के बारे में और विस्तार से। सबसे पहले दक्षिण से शुरू करते हैं, दक्षिण से इसे आरंभ करते हैं। देख लीजिए, शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए उसमें दक्षिण वाला कौन सा है? श्रृंगेरी है। तो श्रृंगेरी मठ ये चिकमंगलूर नाम का स्थान है, ये कर्नाटक में है, यहाँ स्थित है। और इस मठ से दीक्षा लेने वाले जो सन्यासी होते थे वो अपने नाम के आगे सरस्वती या भारती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। कुछ खास बात हर मठ में है, तो उसको जान लीजिए। इस मठ से जो दीक्षा लेते थे, मतलब यहाँ के जो फॉलोअर्स होते थे वो सभी शंकराचार्य के शिष्य ही, लेकिन यह अपने नाम के आगे अपनी एक अलग पहचान जोड़ देते थे, और यह सरस्वती या भारती जैसे शब्दों को अपने नाम के आगे इस्तेमाल करते थे। और इस मठ का जो स्लोगन था वो था अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ये संस्कृत का एक वाक्य है, और इसको यहाँ पर स्लोगन के तौर पे या ध्येय वाक्य के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। इस मठ के अधिकार क्षेत्र में यजुर्वेद आता है। जो श्रृंगेरी मठ था दक्षिण भारत का, ये देख लीजिए, ये वाला, इसके अधिकार क्षेत्र में यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद को इसके अधीन किया गया, या यजुर्वेद के अधीन ये मठ काम करता था, दोनों ही बातें थी। मठों को वेदों के अधीन किया गया था या वेद मठों के अधीन थे, ये वहाँ का अपना विचार था, निजी विचार था। दोनों बातें हैं। फिलहाल उसी के आदर्शों पे ये चलता था। तो श्रृंगेरी मठ का संबंध यजुर्वेद से था, और यहाँ रहने वाले जो सन्यासी होते थे वो अपने नाम के आगे सरस्वती या भारती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और इसका जो स्लोगन था वो अहम ब्रह्मास्मि था। दक्षिण से अब चलते हैं जो पूर्व वाला क्षेत्र है, यानी ईस्ट वाला पार्ट है, उसकी ओर। तो हम देखेंगे गोवर्धन मठ को। गोवर्धन मठ आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ईस्ट में था। पुरी वाला जो क्षेत्र है ओडिशा का, वहाँ पर। और यहाँ के जो अनुयायी होते थे, यहाँ के जो फॉलोअर्स होते थे, वो अपने नाम के आगे आरण्यक या वन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। आरण्य का मतलब क्या? अरण्य मतलब होता है वन, आरण्य मतलब वन से संबंधित। तो इनका जो जुड़ाव था वो वनों से था, और ये अपने नाम के आगे इस प्रकार के जो एडजेक्टिव हैं उन्हें यूज किया करते थे। स्लोगन इनका कौन सा था? तो स्लोगन इनका था प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म से संबंधित जितने भी स्लोगन हैं वो इनसे जुड़े हुए थे। इससे पहले हमने अहम ब्रह्मास्मि को देखा है। अब यहाँ पर जो गोवर्धन मठ है, इसका स्लोगन था प्रज्ञानम ब्रह्म। और इस मठ के अधीन जो वेद था वो ऋग्वेद था, सबसे प्राचीनतम। इसके बाद जो अगला वाला है वो है शारदा मठ, जो कि द्वारिका में था, गुजरात में। मतलब वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सबसे जो पश्चिमी छोर है भारत का, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसे कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो सन्यासी या फॉलोअर्स होते थे वो अपने नाम के आगे तीर्थ या आश्रम जैसे जो उपनाम है उन्हें यूज करते थे, और अभी भी करते हैं। यहाँ का स्लोगन था तत्वमसि। यहाँ का जो स्लोगन था, ध्येय वाक्य था, वो था तत्वमसि। और सामवेद यहाँ पर वेदों के तौर पे अनुकरण किया जाने वाला एकमात्र वेद था, मतलब इसी का लोग पालन करते थे। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी माना जाता है। वेदों के बारे में आगे प्रश्नों के जरिए चर्चा होगी। यहाँ पर जो वेद इसके अधिकृत था शारदा मठ के, वो था सामवेद, और इसका जो स्लोगन था वो था तत्वमसि। इसके बाद बचता है सबसे उत्तर वाला, यानी ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ को देख लीजिए, इसे जोशी मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये है नॉर्थ वाला। तो यह बद्रीनाथ में है, ये आप जानते ही हैं। और यहाँ जो उपनाम सन्यासी इस्तेमाल करते हैं वो गिरी या पर्वत का है, मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र है ही है, आप जानते ही हैं। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो क्या है? पूरा पहाड़ी इलाका है, हिमालय की गोदी है।
तो वहां पर गिरी या पर्वत जैसे जो उपनाम थे, एडजेक्टिव थे, उन्हें ये सन्यासी जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे वो यूज करते थे। और ये घटना है ज्योतिर्मठ की, जोशीमठ की। और यहाँ का जो स्लोगन है वो है अयमात्मा ब्रह्म। यहाँ जो स्लोगन यूज किया जाता था संस्कृत का, ये भी एक वाक्य है जो कि है अयमात्मा ब्रह्म। और अथर्ववेद इनके अधीन था। सबसे नवीनतम जो वेद है अथर्ववेद, वो इनके अधिकार क्षेत्र में आता था। इस प्रकार से ये 4 मठ हैं और ये 4 जो है ये सनातन सभ्यता के केंद्र हुआ करते थे। आज के समय में तो दुनिया स्वार्थ में डूब गई है, तो आज के समय में कौन सा मठ किस चीज का केंद्र बन जा रहा है और कौन से साधु किस चरित्र के हैं, ये जानना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पहले के साधु संत ऐसे नहीं होते थे, उनके चरित्र निर्मल हुआ करते थे, मतलब अच्छे कैरेक्टर वाले होते थे। और उसके साथ साथ जो मठ होते थे वहाँ भी जो ज्ञान होता था, मतलब ज्ञान गंगा का केंद्र होते थे वो, वहाँ पर भ्रष्टाचार या इस तरह की जो बुराइयाँ थी वो व्याप्त नहीं होती थी। आज के समय में साधुओं की जो इमेज है वो बुरी तरह से खराब हो गई है। आसाराम बापू का नाम कोई नहीं लेना चाहता और सभी को लोग आसाराम की निगाह से ही देखते हैं। तो पहले का समय ऐसा नहीं था और ये मठ पहले के ही स्थापित है। फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कहा गया है कि कल्हड़ ने राज तरंगिणी नाम की पुस्तक लिखी थी। ये 5वां प्रश्न है। शंकराचार्य के मठों को हमने वहीं छोड़ दिया, उस पर बहुत लंबी चर्चा हो गई थी। इसके बाद देखिए, कल्हड़ ने राज तरंगिणी नाम की पुस्तक लिखी थी। अल-बरूनी भारत आया था। तो अल-बरूनी भारत आया था, ये सही बात है, इसमें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन किसके साथ आया था ये यहाँ पे समस्या है। तो ये मोहम्मद गोरी के साथ आया था। क्या ये सही है? इसके बाद तीसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, इसमें कहा गया है कि मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। इंडिका नाम की जो बुक है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और चौथा और अंतिम स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एंशियंट सोसाइटी है, माफ कीजिएगा, एशियाटिक सोसाइटी है, उसे फाउंड किया गया था या उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1784 में बंगाल में। और किसने इसे स्थापित किया था? तो वो व्यक्ति थे विलियम जोन्स। कहने का मतलब ये है कि विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और वो सन था 1784 यानी 1784। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। जो स्टेटमेंट सही ना हो, करेक्ट ना हो, उसका आपको सिलेक्शन करना है। ऑप्शन आपके सामने है 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only या फिर only 2। यहाँ जो विकल्प आप चुनेंगे ध्यान दीजिएगा वो करेक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब सही नहीं होने चाहिए। जो गलत है उसी को चुनना है। देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कल्हड़ का लिखा हुआ है वो राज तरंगिणी है, इसमें कोई शक नहीं है। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की थी। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें देखिए, अल-बरूनी कम टू इंडिया, मतलब ये भारत आते हैं, केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के साथ। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अल-बरूनी भारत तो आते हैं लेकिन किसके साथ आते हैं? ये गजनबी के साथ आते हैं, न कि गोरी के साथ। तो यहाँ पर ये शासक का नाम गलत दिया है। इसके आधार पे 2 वाला तो पहले ही हमें सही मालूम होता है, मतलब ये गलत है और उत्तर के लिहाज से सही है। इसके बाद तीसरा वाला देख लीजिए, मेगस्थनीज हैज रिटेन अ बुक कॉल्ड इंडिका। मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका था, ये बिल्कुल ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी का जो फाउंडेशन था, मतलब इसकी जो स्थापना थी वो 1784 में बंगाल में होती है और विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जितने स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, लेकिन ये दूसरा वाला जो है ये गलत है। इसमें मोहम्मद गोरी नहीं होना चाहिए बल्कि गजनबी होना चाहिए। तो इसके आधार पे आपका उत्तर कौन सा होना चाहिए? इसमें सही उत्तर होगा डी वाला, यानी only 2। जो इनकरेक्ट है उसको हमें चुनना था, तो इनकरेक्ट इसमें सिर्फ दूसरा वाला है। दूसरा वाला कथन बिल्कुल गलत है, बाकी सब एकदम ठीक है। तो आइए जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है उसको देख लेते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की है और यह जो ग्रंथ है ये इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, सबसे प्रसिद्ध किताब है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। राज तरंगिणी में कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास काफ़ी अच्छे ढंग से वर्णित किया है, मतलब कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसको इन्होंने काफ़ी बाकायदा वर्णित किया है। जो 12वीं शताब्दी थी उस समय का जो कश्मीर के राजवंशों का इतिहास था, उनकी जो पूरी हिस्ट्री थी उसको इसमें लिखित तौर पे दर्ज किया गया है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से दर्ज किया गया है। ये इसकी खास बात है। देख लीजिए, कल्हड़ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राज तरंगिणी की रचना संस्कृत भाषा में की थी और राज तरंगिणी में कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास प्रारंभ का मतलब कब, 1148 से लेकर 1149 तक का पूरा लिखा है। मतलब इस पूरे रेंज में जितना भी कालक्रम चला है, यानी जितनी घटनाएं घटी हैं, जितने इवेंट्स हुए हैं, उसको इन्होंने दर्ज किया है। 1148 से लेकर 1149 ये वाला जो पूरा समय था, इसका इतिहास इन्होंने विधिवत वर्णित किया है। हालांकि कुछ आगे पीछे की भी घटनाओं का जिक्र मिलता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा समय तो नहीं था,
मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत कम ही गैप है, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो गैप है उसमें कल्हड़ ने राज तरंगिणी में काफ़ी कुछ चीज़ें लिख डाली और कश्मीर के बारे में अच्छी खासी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद जोनराज, श्रीवर और प्रजाभट्ट नाम के कुछ और विद्वान आते हैं। उन्होंने इसे 1596 ईस्वी तक बढ़ा दिया, मतलब इसकी जो व्याख्या है उसको आगे तक बढ़ाने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ग्रंथ में और भी जानकारियां जोड़ने की कोशिश की गई, हालांकि वो कोशिश सार्थक नहीं थी और कामयाब नहीं हुई। इस प्रकार की चीज़ें। अब इसमें जो जोनराज था वो सुल्तान जैनुलाब्दीन का दरबारी था। जैनुलाब्दीन का नाम आपने सुना ही है, तो उस सुल्तान का ये दरबारी कवि था या दरबारी लेखक था। कल्हड़ की अगर बात करते हैं तो कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में उन स्रोतों का विस्तार से हवाला दिया है जिनकी उन्होंने इतिहास लेखन में जांच पड़ताल की है। अब इसका महत्व आप समझ लीजिए। राज तरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं लिखा है, ऐसा नहीं कि जो सुन लिया वही लिख दिया। सुनी सुनाई बातों पर लिखा गया ग्रंथ इंडिका है। इंडिका जो है उसमें ज्यादातर बातें किंवदंतियों पर आधारित है, मतलब उसमें कई सुनी बातें हैं, उसको देखकर या परख कर अनुभव नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर कल्हड़ ने उन्हीं बातों को अपने ग्रंथ में दर्ज किया जिसे कि उन्होंने खुद देखा या समझा था। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ दर्ज किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रंथ जो है ये भरोसेमंद है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। और उन्होंने अपने से पहले के, इनका जो समय था उससे पहले की 11 विद्वानों का, 11 जो स्कॉलर्स थे उनका भी उल्लेख किया है। इसके अलावा राजाओं के कालक्रम की जो सूची है, लिस्ट है, उसे भी उन्होंने दिया है। ये सब चीजें हैं। कल्हड़ ने मंदिरों और अन्य भवनों में खुदे हुए जो अभिलेख थे उसका इस्तेमाल किया और वहां से जानकारी बटोरी। मतलब आज के समय के जो इतिहासकार थे, वो जिस इतिहासकार हैं वो जिन विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन विधियों के द्वारा वो अपनी किताबों को लिखते हैं, उसमें अभिलेखों के जो साक्ष्य हैं उनका जिक्र करते हैं। इसके अलावा जितनी पुरानी खुदाई से मिली हुई चीजें हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस के तौर पे, तो उसका यूज कल्हड़ ने भी किया। मतलब इनका तरीका आधुनिक था और इनोवेटिव भी था। इनोवेटिव मेथड होने की वजह से ही इनके ग्रंथ को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है वो 8 सर्गों में बटी हुई है। इसके जो सर्ग हैं, सर्ग का मतलब इसके हिस्से, जैसे कि जो रामचरितमानस है या रामायण है उसमें कांड बटे हुए हैं, महाभारत जो है उसमें पर्व बटे हुए हैं। ये सब क्या है? खंड ही तो है। ठीक वैसे ही यहाँ पर 8 सर्ग हैं। इसके 8 टोटल सर्ग हैं और इसमें करीब 8000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या 8000 से भी ज्यादा है। श्लोक क्या होते हैं? ये संस्कृत भाषा की कविताएं ही होती हैं। तो श्लोकों की टोटल संख्या 8000 या उससे भी कुछ ज्यादा ही है। और पहले के जो 3 सर्ग हैं, 8 में से जो शुरुआत वाले 3 हैं उनमें 3000 से ज्यादा श्लोकों को शामिल किया गया है। मतलब शुरुआत वाले 3 सर्गों में ही करीब 3000 से भी ज्यादा श्लोक शामिल हैं। और यह जो 3000 श्लोक हैं इसमें अकेले राजवंशों की ही सिर्फ सूचियां दी गई हैं। मतलब जो उस समय की राजाओं की पूरी वंशावली होती थी, उनके खानदान का पूरा ब्यौरा होता था, उसको यहाँ पे लिस्ट के तौर पे उपलब्ध कराया गया है, मतलब सूची के तौर पे दिया गया है। ये सब चीजें। और कल्हड़ ने राजाओं राजवंशों के साथ साथ जो तत्कालीन समाज था, उस समय की जो सोसाइटी थी, उसकी भी जो कंडीशन थी, उसका भी जो पूरा ढांचा था, उसको भी यहाँ बाकायदा व्याख्या की है, उसकी ब्यौरा दिया है। कल्हड़ के बाद के इतिहासकारों ने इस काम को जारी रखने की कोशिश तो की, लेकिन वह कल्हड़ के दिमाग की तरह अपनी सोच को खुला रखकर नहीं सोच पाए। मतलब अपने विचारों को वो खुला रखकर सोचने में सक्षम नहीं थे, समर्थ नहीं थे। एक चीज और है कि जो भौगोलिक संरचनाएं थी उस समय की, उसका भी जिक्र कल्हड़ ने किया है। मतलब इनका ग्रंथ सिर्फ इतिहास या राजाओं की चाटुकारिता तक ही सीमित नहीं रह गया है। मतलब राजाओं की प्रशंसा में ही सिर्फ ग्रंथ नहीं लिखते थे, बल्कि इसमें जो बाकी चीजें होती थी उनको भी शामिल करते थे। ये चीजें। दूसरी चीज जो है वो मेगास्थनीज की इंडिका है। दोनों का जिक्र करना यहाँ आवश्यक था, तो इसे देख लीजिए। मेगास्थनीज की जो इंडिका है इस पर चर्चा कर लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये यूनानी राजदूत था, आप जानते हैं, एम्बेसडर था। और यह चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आया था, ये भी बात आपको पता है। इससे पूर्व यह अराकोसिया के राजा के दरबार में सेल्यूकस का ही राजदूत रह चुका था। मतलब एम्बेसडर बनने का जो उसका अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, वो काफी पुराना था। वो पहले से ही इस काम को कर रहा था, तो इस मामले में वो सधा हुआ था। और मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। जो मौर्य शासनकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, उसमें वो लंबे समय तक भारत में रहा और मौर्य वंशों का जो करीब का अध्ययन है उसे भी इसने किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा, भारत में रहते हुए उसने जितना भी यहाँ दर्शन किया, उसे अपने देखा और सुना दोनों, मतलब सिर्फ देखा और देखा हुआ ही नहीं लिखा, उसके अलावा सुनी सुनाई बातें भी इसमें शामिल की गई हैं, मतलब इंडिका में। तो इंडिका नाम की अपनी पुस्तक में उसने इसे लिपिबद्ध किया, मतलब लिखा।
और यह ग्रंथ जो है यह मूल रूप में हमें आज नहीं मिलता है। आज का जो समय है, अगर आप चाहेंगे कि इंडिका आपको ओरिजिनल रूप में प्राप्त हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इसकी मूल प्रतियां नष्ट हो चुकी हैं और उसमें जो चीज़ें थी उन्हें अनुमान के आधार पर एक जगह उतार कर पांडुलिपि तैयार करके और उसे सबके सामने पेश किया गया है। तो इंडिका की जो मूल अवस्था है वो हमें नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि मेगास्थनीज का जो विवरण है वो काफ़ी ज़्यादा सटीक भी रहा हो और बाद में जब उसको फिर से एक बार अनुमान के आधार पे मतलब अंदाजा लगा के फिर से एक बार तैयार किया गया, नष्ट हो चुके ग्रंथ को एक बार फिर से बनाने की कोशिश की गई, तो जो नए इतिहासकार इस दिशा में लगे हुए थे वो उनके अपने निजी विचार हों। तो जो त्रुटियां उसके अंदर हैं, कमियां हैं, इरर्स हैं, वो इसी वजह से आई होंगी ऐसा माना जाता है। और मेगास्थनीज का जो विवरण है उससे ये पता चलता है कि मौर्य युग में शांति और समृद्धि थी, शांति थी और संपन्नता भी बहुत ज़्यादा थी। आर्थिक रूप से ये लोग संपन्न थे, जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी और जमीन उर्वर थी। तो जो मगध और बिहार का क्षेत्र था या उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वो उर्वरा युक्त तो था ही, जमीन काफ़ी उपजाऊ थी, ये आप जानते ही हैं। इसमें उसने गलत विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा बहुत तरह के जो वर्ग थे समाज में वो पाए जाते थे। तो मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा था। ये जो इंडिका है इसमें समाज का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें 7 भाग बांटे गए हैं। एक तो दार्शनिक होते थे, दूसरे किसान होते थे, इसके बाद पशुपालक होते थे, शिल्पकार होते थे जो कि मूर्तियां या भवन का निर्माण करते थे, योद्धा होते थे, निरीक्षक होते थे और मंत्री होते थे। ये समाज के 7 वर्ग थे। और इसके अलावा मतलब मेगास्थनीज ने ये कहा है कि भारतीय जो लोग थे वो डियोनीसियस और हेराक्लीस की पूजा करते थे, मतलब इनकी वर्शिप किया करते थे, इनकी उपासना करते थे। अब क्वेश्चन ये है कि डियोनीसियस की पूजा कौन करता था और हेराक्लीस की पूजा कौन करता था। तो मेगास्थनीज चूंकि यूनानी था, ग्रीक था, उसे ऐसा लगा कि यहाँ के जो हिंदू देवी देवता हैं वो उनके यूनानी जो गॉड्स हैं उनसे मैच करते हैं। तो इन्होंने डियोनीसियस को शिव के तुल्य मान लिया, मतलब शंकर जी जो है उनसे डियोनीसियस की तुलना की और कहा कि शंकर जी की जो पूजा करते हैं वो असल में डियोनीसियस की पूजा करते हैं, मतलब उनकी उपासना करते हैं। और विष्णु जी की जो मूर्ति है, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इसे हेराक्लीस की तरह लगा। हेराक्लीस एक देवता है। तो इन्होंने इसीलिए कहा है, मतलब अपनी किताब में लिखा है कि जो हिंदू लोग हैं, मतलब यहाँ की जो प्रजा है वो अधिकतर हिंदू है और वह यूनानी देवता डियोनीसियस और हेराक्लीस की उपासना करती है। और मेगास्थनीज ने जो चंद्रगुप्त की राजधानी है पाटलिपुत्र, उसका भी अच्छा खासा वर्णन किया है, मतलब उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। वह लिखता है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। मतलब ये जो स्थित नगर है ये पूर्वी भारत का जो ईस्ट इंडिया है उसका सबसे बड़ा नगर है या उसकी सबसे बड़ी सिटी है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह गंगा और सोन नदियों का जो संगम है, जहाँ उनका मेल होता है, वहाँ स्थित है। नगर का प्रबंध एक नगर परिषद करती है। ये सब इंडिका का ही जो वाक्य है उसको वर्णित किया जा रहा है। नगर का जो प्रबंध है वो नगर परिषद करती है, जिसमें कि 5-5 सदस्य होते हैं, मतलब 5-5 सदस्यों का ग्रुप बटा हुआ होता है और 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां होती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक नगर परिषद होती है जो कि नगर का प्रबंधन करती है, नगर में मैनेजमेंट का काम करती है। जितनी मेंटेनेंस या जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो उसके जिम्मे होता है। पूरा नगर की जो संरचना है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है और उसमें 5-5 सदस्यों का ग्रुप बटा हुआ है जिन्हें की समितियां कहा जाता है। और इस प्रकार के 6 समूह हैं। मेगास्थनीज का यह कहना था कि भव्यता और शानो शौकत में यह जो क्षेत्र है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र है, इसकी तुलना कहीं और से की ही नहीं जा सकती। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल है वो खुद अपने आप में आलीशान है। और मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य सम्राट की कर्मठता और कार्यकुशलता की जानकारी मिलती है। राजा सदा प्रजा के आवेदनों को सुनता था, ऐसा इसका कहना है। और दंड विधान कठोर था, मतलब जो सजा की व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा कठोर थी। और आप जानते हैं कि जब सजा कड़ी मिलेगी, जो पनिशमेंट है वो काफ़ी हार्ड होगी, तो कोई भी जो अपराधी है वो अपराध करने से डरेगा। और यही वजह थी कि यहाँ लोग अपराधी नहीं होते थे, मतलब जल्दी अपराध करने की सोचते नहीं थे। और सामान्य लोग घरों और संपत्ति की रखवाली नहीं करते थे, अपने दरवाजों को खुला रखते थे। उन्हें चोरी का भय नहीं होता था। चोरी का भय इसलिए नहीं होता था क्योंकि चोरों को हाथ काट कर सजा दी जाती थी। अगर चोर पकड़े गए तो उनका दोनों हाथ काट लिया जाता था, उन्हें इस प्रकार का दंड मिलता था। तो कठोर दंड विधान होने की वजह से अपराध सीमित थे, ऐसा इसका कहना है। इसके आधार पे इन्होंने और भी कुछ लिखा है। मेगास्थनीज के विवरण से जो मौर्य युगीन विकसित व्यापार वाणिज्य है उसका भी उल्लेख मिलता है। मतलब व्यापार व्यवस्था और जो वाणिज्य था, इकोनॉमी थी, जो पूरा स्ट्रक्चर था देश का मतलब यहाँ पे क्षेत्र की बात की जा रही है, तो वो काफ़ी समृद्ध था, मजबूत था।
मेगस्थनीज ने यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशाएं हैं, मतलब जो भी पॉलिटिकल वहाँ का स्ट्रक्चर था, शेप साइज था, इसके अलावा जो सोशल ढांचा था, धार्मिक जो ढांचा था और आर्थिक जो इकोनॉमिकल पूरा यहाँ पे ढांचा बना हुआ था, उसका अच्छा खासा वर्णन किया है और हमें काफ़ी कुछ वहाँ से जानने के लिए मिलता है। लेकिन मेगस्थनीज के विवरण में कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं कि सिर्फ प्रशंसा की गई है, बुराई नहीं की गई है। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सम्राट के शासनकाल में सिर्फ अच्छाइयाँ ही रही हों। राजा तो राजा होता है, राजा बनने के बाद किसी न किसी तरीके से वो प्रजा का शोषण तो करता ही है। इतना धर्मात्मा कोई राजा नहीं हो सकता कि वहाँ शोषण की कोई गुंजाइश ही न रह जाए। राजा न भी चाहे तो भी प्रजा का शोषण होता है, क्योंकि राज्य का दायरा बहुत बड़ा होता है और हर आदमी का एकदम हर समय ध्यान रख पाना ये संभव नहीं होता। आज के समय में भी ले लीजिए, आज के समय में राजा और जो प्रजा की परंपरा है उसका पूरी तरह से अंत हो गया है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं या जो राष्ट्रपति होते हैं, क्या वो देश के एक एक नागरिक को देख सकते हैं या उसका बाकायदा ध्यान रख सकते हैं? उनका जो प्रयास होता है वो ओवरऑल होता है, समेकित होता है। और ऐसे में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो कि असंतुष्ट रह जाएगा, वो पीड़ित रह जाएगा। ये संभव है और ये ऐसा होता भी है। तो यहाँ मेगस्थनीज के विवरण में इस प्रकार की चीज़ें हमें क्यों नहीं मिलती, क्यों सिर्फ तारीफ मिलती है? वो इसलिए क्योंकि ये राजा का राजदूत था और राजदूत की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, अपने क्षेत्र होते हैं, उससे बाहर निकलकर अपनी मर्यादा तोड़कर वो बाहर जाकर रिसर्च नहीं कर सकता, घूम घाम कर देख नहीं सकता कि असल स्थिति क्या है। तो मेगस्थनीज जब भारत आया तो चाणक्य ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और असली जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं वो वही है। उन्हीं की जो नीतियां थी, उन्हीं की जो रणनीति थी, उसी पर अमल करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत किया था, ये आप जानते ही हैं। तो चाणक्य यहाँ आधार थे और वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सारा जो देखभाल का जिम्मा था राज्य की वो उन्हीं के पास था। उन्होंने मेगस्थनीज को वही भारत दिखाया, वही मौर्य साम्राज्य दिखाया, वही क्षेत्र दिखाया जिसे कि वो दिखाना चाहते थे। मतलब जो खूब खुशहाली से भरा हुआ क्षेत्र था, जिसकी उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, उसी का दर्शन मेगस्थनीज को कराया और उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसे बढ़ा चढ़ाकर उसने अपनी किताब इंडिका में लिखा। जैसे आज के समय में भी बाहर से कोई आता है तो हम उसे वही दिखाते हैं, मतलब बाहर से कोई मेहमान आता है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो मोदी जी ने उन्हें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। जो भारत का काला चेहरा है, काला चेहरा का मतलब जो मलिन लोग हैं, भूखे नंगे शोषित लोग हैं, उनका दर्शन करवाया। कोई नहीं करवाता, सिर्फ मोदी जी ही नहीं, कोई नहीं करवाता। पहले के राजा भी नहीं करवाते थे और भविष्य में भी कोई नहीं करवाएगा। हर आदमी अपनी अच्छी चीज को दिखाना चाहता है और यही वजह थी कि कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने यहाँ वही चीज, राज्य की शोभा और शानो शौकत ही मेगस्थनीज को दिखाई। जो काला चेहरा था, जो पीड़ित लोग थे, उन्हें उनका दर्शन ही नहीं कराया। तो यहाँ अधूरी जानकारी हमें इंडिका से प्राप्त होती है। उसका रीजन यही है कि ये एम्बेसडर था, राजदूत था। अगर ये सामान्य यात्री रहा होता तो ये घूम घूम कर पूरे भारतवर्ष में देखा होता और जो सही परिस्थितियां हैं उनका वर्णन किया होता। तो इस प्रकार की बातें। फिलहाल इसका जो विकल्प था यहाँ पे डी वाला सही होगा, अर्थात दूसरा। केवल दूसरा जो है इसमें सही नहीं है और जो इनकरेक्ट हो उसी का हमें सिलेक्शन करना था। अल बरूनी ये मोहम्मद गोरी के साथ नहीं बल्कि गजनबी के साथ आया था और इसका जन्म हुआ था, यहाँ देख लीजिए अल बरूनी के बारे में। इसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। अल बरूनी ये बॉर्न हुआ था कहाँ पे? ख्वारिज्म में 973 एडी में, यानी 973 ईस्वी में ये ख्वारिज्म में पैदा हुआ था। और ये मोहम्मद गोरी, माफ कीजिएगा, मोहम्मद गजनबी के साथ या महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसकी किताब का नाम आप जानते ही है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। काफी अच्छी किताब है जो मेडिवल टाइम पीरियड है उसको जानने का एक अच्छा स्रोत है। यहां तक हमने इसे देखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यहां पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में फिर से कुछ व्यक्तियों के नाम है और लिस्ट 2 में कुछ जो बुक्स हैं उनके नाम है। देख लीजिए। लिस्ट 1 में केपी जायसवाल है, वीए स्मिथ है, के नीलकंठ शास्त्री है, इनका नाम आपने पीछे भी देखा है। इसके अलावा आर के मुखर्जी हैं। लिस्ट 2 जो है उसमें किताबों के नाम है, हिंदू सिविलाइजेशन है, हिंदू पॉलिटी है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसके बाद अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया है। तो इन किताबों से इनके लेखकों का नाम मैच कराना है। विकल्प आपके सामने है, ऑप्शन देख लीजिए। ये 4 ऑप्शन है, कोड दिए हुए हैं, कोड के आधार पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। देख लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ए अर्थात BCDA। BCDA का मतलब इसे मैच करा लीजिए। देखिए BCDA मतलब पहले वाले का बी हो जाएगा। यहाँ पे केपी जायसवाल जो है इनका हिंदू पॉलिटी हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरे वाले हैं अर्थात वीए स्मिथ है इनका अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसके बाद जो के नीलकंठ शास्त्री हैं ये इनका नाम है तो इनका हो जाएगा डी।
इसमें तीसरे वाले का डी हो जाएगा, और जो चौथे हैं आर के मुखर्जी, इनका ए हो जाएगा, यानी हिंदू सिविलाइजेशन। इस प्रकार से हमने देखा। कहने का मतलब यह है कि केपी जायसवाल, इनका संबंध है हिंदू पॉलिटी से। इसके बाद वीए स्मिथ जो है, इनका संबंध है, मतलब इन्होंने लिखा है जिस किताब को, उसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद के नीलकंठ शास्त्री हैं, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। लास्ट वाले जो हैं आर के मुखर्जी, इन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन नाम की पुस्तक लिखी थी। ये इसका सही मैच है और इसके आधार पे हमने ए वाले ऑप्शन का सिलेक्शन किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये छोटा सा था, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि ऑथर कौन से हुए, मतलब किस बुक के ऑथर कौन से हैं। जो 7वां प्रश्न है उसको देख लीजिए। यहाँ वेदांगों की चर्चा की गई है। वेदांग संख्या में कितने हैं ये तो सभी जानते हैं, ये कोई सामान्य सा प्रश्न है। यहाँ प्रश्न इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो कौन कौन से हैं, वेदांगों का नाम क्या है और उनका क्रम क्या है। तो इनकी संख्या 6 है, इसमें ज़्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ये टोटल संख्या में कितने हैं, 6 हैं। ये वेदों के अंग हैं। वेदों को सही तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी और इन्हीं वेदों के अंगों को यहाँ दिया गया है। आइए इनके नाम देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वेदांगों की रचना या उनका जो कंपोजिशन है वो वेदों को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए किया गया था। इसलिए क्योंकि वेदों की जो भाषा थी वो कठिन संस्कृत थी, क्लिष्ट भाषा थी। संस्कृत भी ऐसी वैसी नहीं थी, वो काफ़ी कठोर और कठिन थी। उसे समझना या तो जो लिखे थे, जो लोग लिख कर गए, उन्हीं के वश की बात थी, या कोई बहुत विद्वान पुरुष जो होता था वही समझ सकता था। और समाज में सभी लोग एकदम अव्वल दर्जे के विद्वान नहीं होते। आम जनजीवन जो होता है उसके पास साधारण जानकारी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख होता है, लेकिन सबकी शिक्षा का स्तर और सबका जो बौद्धिक स्तर है वो एक जैसा हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हर आदमी समझ सके, हर आदमी के समझ में वेदों की जो शिक्षा है वो आ सके, इसलिए वेदांगों की रचना की गई। और यह जो वेदांग है इनकी टोटल संख्या 6 है। इसमें जो पहला है, इसे देख लीजिए। जो पहला है वो है शिक्षा। पहला जो वेदांग है वो शिक्षा है। दूसरा जो है वो कल्प है। कल्प के बाद अगला वाला जो है उसको देख लीजिए, व्याकरण है। इनका क्रम भी यही है, ये सीरियल वाइज है, तो जो क्रम है उसी क्रम में से देखिएगा। शिक्षा है, कल्प है, इसके बाद व्याकरण है, इसके बाद निरुक्त है, छंद है और अंत में ज्योतिष है। ज्योतिष को भी यहाँ पर वेदांग माना गया है। ज्योतिष को काफी समय तक विज्ञान माना जाता रहा, इसे साइंस का हिस्सा माना जाता रहा। लेकिन वर्तमान जो आधुनिक युग के वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न एज के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसे नकार दिया है और कहा कि ज्योतिष में कोई भी तर्क नहीं है, सिर्फ कोरी कल्पना है, इसलिए विज्ञान का हिस्सा नहीं हो सकता। तो देखिए, ज्योतिष विद्या कुछ हद तक सही भी होती है, लेकिन कुछ उसमें कल्पनाएं भी होती है। तो दोनों का आपस में तालमेल नहीं बैठता और विज्ञान उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करता है जिसका कुछ प्रूफ हो, और यहाँ पर प्रूफ के नाम पर सिफर है, तो इसलिए इस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिलहाल ये वेदांगों का हिस्सा है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये 6 वेदांग हैं। इनकी टोटल जो नंबर है वो 6 है। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी वाला होगा। और इनकी रचना क्यों हुई, मतलब क्या आवश्यकता पड़ गई इन्हें रचने की, इन्हें बनाने की। तो ये वेदों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए कंपोज किए गए थे, मतलब इनका जो कंपोजिशन था वो इसी पर्पज से किया गया था। अब चलते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, ये 7वें नंबर का था। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वाक्य दिए हैं, आपको उन्हें देखना है और बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ये जो कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कुछ गलत है और कुछ सही है, आपको सही को चुनना है। तो देख लीजिए, बाणभट्ट हैज कंपोज्ड हर्षचरित। बाणभट्ट ने हर्षचरित को कंपोज किया था, यानी उसकी रचना की थी। बिल्हड़ जो है उन्होंने विक्रमांक देव चरित नाम की पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था। इसके बाद चंद्र बरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और हेमचंद्र ने भोज प्रबंध नाम का ग्रंथ लिखा था। ये 4 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन से है। सभी करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब इसमें सही है, कुछ ना कुछ गलत है। गलत को आपको चुनकर अलग करना है और जो सही है उसका टिक लगाना है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा का मतलब ये है कि इसमें पहला स्टेटमेंट ये वाला बाणभट्ट वाला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित को लिखा था, और तीसरा भी सही है कि चंद्र बरदाई ने यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो के ये अभिन्न मित्र भी थे और इनके दरबारी कवि भी थे। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो कौशल थे, उनकी जो वीरता थी, उसका वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद जो चौथा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। इसमें कहा गया है कि हेमचंद्र ने भोज प्रबंध नाम का ग्रंथ लिखा था, तो ये गलत है। हेमचंद्र ने भोज प्रबंध नहीं लिखा था। तब उन्होंने क्या लिखा था, आइए देख लेते हैं। हेमचंद्र ने यहाँ पर एक किताब तो लिखी थी, लेकिन उसका नाम कुमारपाल चरित है, भोज प्रबंध नहीं है।
हेमचंद्र के द्वारा जो लिखी गई किताब है उसका नाम कुमारपाल चरित है, और भोज प्रबंध को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विल्लाल। विल्लाल ने भोज प्रबंध को लिखा था। तो दोनों के जो राइटर हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग है। दोनों के नाम जानते रहिए। हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई किताब जो है वो कुमारपाल चरित है, और भोज प्रबंध जो है ये लिखा गया है विल्लाल के द्वारा। ये हमने देखा। दोस्तों, ये जो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान की घटना है, मतलब इनका जो पूरा इतिहास है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया, गोरी के द्वारा ये बंदी बना लिए गए। आपने तराइन की लड़ाइयों के बारे में देखा होगा, सुना होगा। 2 लड़ाइयां हुई थी, उसमें पहली वाली में ये जीतते हैं और दूसरी वाली में गोरी जीत जाता है। तो गोरी क्या करता है, इनकी आंखें निकलवा लेता है और इन्हें बंदी बनवा लेता है। मतलब काफी नृशंस होता है, हत्यारा होता है। तो वो क्या करता है, इनकी आंखें बाहर निकाल लेता है, इन्हें अंधा करवा देता है, और उसके बाद हाथ पैर बांध के राज दरबार में पेश किया जाता है। मतलब जहां वो आसीन रहता है कुर्सी पर, सिंहासन पर, उसके सामने इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। चंद्रबरदाई उस समय वहां मौजूद रहता है। तो वो गोरी को बताता है, यहां पर वो पृथ्वीराज चौहान का पक्ष लेता है और गोरी को बताता है कि ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है, इनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं, और ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। अब शब्द भेदी बाण क्या होता है? धनुष पर रखकर वो तीर जो कि सिर्फ शब्द को केंद्र में मानकर चलाया जाए, वो शब्द भेदी बाण होता है। ऐसा बाण दशरथ जी ने भी चलाया था। त्रेता युग में भगवान राम के जो पिताजी थे दशरथ जी, उन्होंने श्रवण कुमार के ऊपर इस शब्द भेदी बाण को चलाया था। वो आवाज को सुनकर चलाया जाता है। मतलब आप किसी चीज को देख नहीं रहे हैं, जो लक्ष्य है वो आपके सामने, आंखों के सामने नहीं है। आप सिर्फ आवाज को सुनकर, आवाज को ही केंद्र बनाकर उधर ही उस दिशा में बाण चलाते हैं, और वो सटीक उस आवाज के स्रोत में जाकर लगता है। मतलब वो आवाज जहां से आ रही है उस सोर्स में जाकर लगेगा। पहले के राजा महाराजा या पहले के जो योद्धा होते थे, वो इस प्रकार के अचूक बाणों को चलाने में मशहूर होते थे। मतलब इस प्रकार से वो पारंगत होते थे, इसका वो बाकायदा अभ्यास करते थे। तो दशरथ जी ने भी ऐसा ही बाण चलाया था। क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी भर रहे थे नदी के किनारे, और घड़े को जब वो पानी में डुबोते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है। घड़े को जब, खाली घड़े को आप पानी में डुबोइएगा तो उसमें चूंकि पानी अंदर भरता है और अंदर वाली जो गैसें हैं वो बाहर आती हैं, तो इसलिए आवाज होती है। वैसी ही आवाज उन्होंने सुनी तो वो सोची कि कोई जंगली पशु जो है वो पानी पी रहा है, और वो शिकार करने के लिए निकले ही थे। उन्होंने बिना सोचे समझे सिर्फ आवाज को केंद्र बना के बाण चला दिया, और वो सीधा श्रवण कुमार को लग गया। उसके बाद क्या हुआ ये आप जानते ही हैं। इन्हें अच्छा खासा श्राप मिल गया। तो ये सब चीजें हैं। फिलहाल पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने गोरी को बताया कि ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, एक बार आप इनका कौशल अवश्य देखिए। तो गोरी को भी अच्छा लगा, मनोरंजन के लिए वो बैठा ही था इस समय, जीत की खुशी में मतवाला हो गया था। तो वो सोचा कि अच्छी बात है, थोड़ा मनोरंजन भी इसी बहाने हो जाएगा। तो अपने इंटरटेनमेंट के लिए उसने एक धनुष और एक तीर, सिर्फ एक तीर पृथ्वीराज चौहान को दे दिया, और कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक तीर है, मतलब एक मौका है, और तुम शब्द भेदी बाण चलाकर दिखाओ। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रबरदाई ने एक कविता पढ़ी। चंद्रबरदाई ने अपने राजा को सचेत करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को गोरी की सही लोकेशन बताने के लिए एक कविता पढ़ी, और उसमें एकदम सही दूरी नाप कर बताई गई थी कि इतनी दूरी पर सुल्तान आपसे बैठा हुआ है, आप उसी को लक्ष्य बनाइए। मतलब अब चूकिए मत। वो कविता थी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यहां कहा गया कि 4 बांस 24 गज की दूरी पर, 4 लट्ठे और 24 गज, गज जो है लंबाई को नापने का एक मात्रक होता है, और बांस से भी लंबाइयां पहले नापी जाती थी। तो 4 बांस और 24 गज की दूरी पर, और उसके बाद 8 अंगुल, और अंगुल अष्ट मतलब क्या, 8 अंगुल की और दूरी है, उतने दूरी पर सुल्तान जो है वो मौजूद है। ये ऐसा मैं प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाणित कर रहा हूं। और अब चौहान तुम चूकना मत। और उसके बाद चौहान सही में नहीं चूकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये सब कहानियां ही हैं सुनी सुनाई, कि वो तीर चलाते हैं, आंखें उनकी वैसे ही फूट गई रहती हैं, तो वो तीर चलाते हैं और गोरी को सीधा जाकर लगता है। तो इस प्रकार से उन्हें सफलता मिलती है। फिलहाल तो ये घटना जो थी चंद्रबरदाई से संबंधित थी, इसलिए इसका यहाँ जिक्र किया गया, और वो दोहा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कि आपने अभी सुना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहां पर सिर्फ गलत कौन सा है? गलत है चौथा। इसका मतलब सही कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हेमचंद्र ने भोज प्रबंध की रचना नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इसमें से कौन से चाइनीज ट्रेवलर, जो चीनी यात्री हैं, इसमें से कौन से हैं जो कि भारत आए थे? नाम दिया हुआ है, फायान है, संगयुन है, इसके बाद वेनसांग है और ईत्सिंग है। तो ये चारों ही चीनी यात्री हैं और चारों ही भारत आए थे। इनके नाम तो आपने सुने ही हैं। अब यहां पर आपको कोड का चयन करना था, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, आल।
आल यानी सभी इसमें से भारत आए थे। भारत की सैर पर ये सभी आए थे। कौन कौन से हैं देख लीजिए। फाहियान है, संगयुन है, इसके बाद वेनसांग है और ईत्सिंग है। तो जरा फाहियान और वेनसांग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। फाहियान जो था वो एक बौद्ध चीनी यात्री था। चीनी यात्री तो था लेकिन ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है और 10 वर्षों से भी ज्यादा समय तक यहाँ रहता है। आने का जो इसका रास्ता था वो कौन सा था, तो इसने मंगोलिया, फिर गोबी का जो डेजर्ट है वहां से खोतान, फिर पामीर, स्वात, इन सब स्थानों को पार किया। उसके बाद ये गांधार पहुंचा। गांधार वाला जो क्षेत्र है वहां पहुंचता है और वहां से फिर पुरुषपुर आता है। पुरुषपुर का मतलब पेशावर वर्तमान वाला, वहां आता है और वहां से फिर पंजाब में एंट्री करता है। पंजाब में आता है, पंजाब से फिर मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, बनारस, भारत के अलग अलग नगरों का ये भ्रमण करता है। इस प्रकार से ये घूमता है और इन स्थलों का आंखों देखा हाल ये फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत में बकायदा वर्णित किया है, उसे यहाँ पे व्याख्या की है उसकी। और वह स्थल मार्ग से भारत आया था, ये भी एक बड़ी बात है। फाहियान के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वह जो जमीनी हिस्सा था उससे भारत आया था, लेकिन जाने के लिए इसने जो रास्ता चुना वो पानी वाला था, वाटर वाले वे से बाहर गया है, मतलब अपने देश वापस लौटा। ये इसमें बड़ी बात है। फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान जो हीन यानी बौद्ध भिक्षु थे उन्हें अलग अलग स्थानों पर गुट बनाकर करीब हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर अध्ययन करते हुए पाया। उन्हें अध्ययन करते हुए इसने देखा, जैसे कि खोतान में इसने देखा 1500 बौद्ध विहार थे और वहां पे बौद्ध भिक्षु रुककर अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य किया करते थे, रुकते थे वहां पर। इसके अलावा 4000 के आसपास जो बौद्ध भिक्षु थे वो शानशान नामक स्थान पर इकट्ठा होकर अध्ययन कर रहे थे, जो उस समय के ग्रंथ थे उनकी स्टडी कर रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं इसने देखी हैं और अपने वृतांत में दर्ज की हैं। इसके अलावा पेशावर में कनिष्क जो राजा थे उनके द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूपों का वर्णन भी इसने किया है। और बौद्ध धर्म में इनकी बहुत ज्यादा गहरी रुचि थी। ये बौद्ध धर्म के पक्के अनुयायी थे और यही वजह है कि ये सिर्फ बौद्ध धर्म और बुद्ध तक ही केंद्रित होकर रह गए हैं। गौतम बुद्ध तक ही इनका सारा जो दारोमदार था वो टिका हुआ था। इसके अलावा इन्होंने न तो राजनैतिक जीवन को देखा, भारत में इन्होंने सैर की और भी स्थानों से ये घूम घाम कर आए, न तो इन्होंने जो राजनैतिक जीवन था उसको देखा और न ही जो सोशल लाइफ थी, सामाजिक जीवन था, उसकी ओर नजर डाली। मतलब लोगों की जो व्यवस्था थी, लोग रहते कैसे थे, रहन सहन कैसा था, उस समय जो राजनीतिक ढांचा था वो कैसा था, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें जो थी उन्हीं को देखा करते थे या उसी से संबंधित बातों को महत्व दिया करते थे। तो ये थे फाहियान। ये एक चीनी यात्री थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले ये प्रबल अनुयायी थे। बौद्ध स्थलों के बारे में वर्णन करते हुए फाहियान ने कहीं कहीं कुछ जिक्र भी किया है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी इतिहासकार या कोई भी लेखक जो है वो किसी घटना को अगर लिख रहा है तो सिर्फ उसी तक केंद्रित होकर, उसी पर फोकस होकर लिख पाए। वो ना चाहते हुए भी आसपास की जो स्थितियां हैं उनका आभास हमें दे देता है, मतलब उसका हिंट हमें दे जाता है। तो यहाँ फाहियान जो है वो तत्कालीन समय से प्रभावित तो थे ही, भले ही वो बौद्ध धर्म को केंद्र मानते थे। तो उस समय की जो व्यवस्था थी उसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि प्रजा सुखी और संपन्न थी और राजा और प्रजा के व्यक्तिगत कार्यों में आपस में हस्तक्षेप नहीं था। मतलब राजा जो था वो प्रजा के कामों में टांग नहीं अड़ाता था। और आवागमन की जो सुविधा है, ट्रांसपोर्ट वाली जो व्यवस्था है या जो मतलब आने जाने का रास्ता है, उसके लिए राज्य द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया जाता था। सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह सराएं होती थी, विश्राम के स्थल होते थे। और फाहियान ने जो कृषि और कृषकों की दशा है उसका भी वर्णन किया है, कहीं कहीं जिक्र आया है, तो उसमें उनकी भी दशा अच्छी मालूम होती है। ऐसा मालूम होता है कि उस समय के किसानों की दशा भारत में ठीक ठाक होती थी। ये चीजें इसने बताई हैं। और जो मध्य देश के लोग थे, मतलब मध्य भारत या मध्य देश के लोग थे, उन्हें इसने धनी, सहनशील और इसके अलावा चरित्रवान, धर्मानुयायी बताया है। कहने का मतलब ये है कि जो मध्य देश के लोग थे वो काफी धनी थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा रुपया था, वो सहन शक्ति वाले थे, सहिष्णु थे और उनके पास जितने अच्छे गुण होने चाहिए, धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले, चरित्रवान, वो सारे गुण इनके पास मौजूद थे। और जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल थी, जाति व्यवस्था यहाँ पे बहुत ज्यादा कठोर थी और इसका वर्णन इसने भी किया है, मतलब फाहियान ने भी किया है। और इन्होंने कहा कि चांडालों को अछूत समझा जाता था। जो चांडाल थे उन्हें अछूत समझा जाता था, उनसे छुआछूत का बर्ताव किया जाता था। चांडाल कौन होते थे? जो शमशान पर रहते थे, शमशान पर रहने वाले जो व्यक्ति होते थे वो चांडाल होते थे। ये जो दाह कर्म होता है, दाह संस्कार होता है, उसको किया करते थे और इन्हें अछूत माना जाता था। तो इस प्रकार का जो भेदभाव था वो काफी बड़े पैमाने पर व्याप्त था। और इसी समय बौद्ध धर्म में तेजी से गिरावट आनी भी शुरू हो गई थी। बौद्ध धर्म का जो अच्छा खासा वर्चस्व था वो यहां तक आते आते ठंडा पड़ने लगता है, उसमें गिरावट आने लगती है। ये देखा हमने। अब इसके बाद वेनसांग को देख लीजिए। तो हर्ष के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्या घटना थी?
वेनसांग का आना। ये जो वेनसांग नाम का चीनी यात्री था, ये हर्ष के समय में भारत आया था और हर्ष के शासनकाल की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह एक पढ़े लिखे परिवार का सदस्य था, मतलब इसके माता पिता एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड थे, और 13 वर्ष की आयु में इसने अपने बड़े भाई के साथ बौद्ध मठ को ज्वाइन कर लिया था। बौद्ध मठ जो था वहां पे ये रहने लगे थे। 622 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भिक्षु का जो रूप है वो धारण कर लिया, मतलब पूरी तरह से बौद्ध धर्म में इनकी आस्था थी और 622 ईस्वी में ये भिक्षु बन जाते हैं। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और बुद्ध के बताए सिद्धांतों पर चलते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद 629 ईस्वी में इसने तांग शासकों की जो राजधानी है वहां से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। तांग शासक जो थे उनकी राजधानी थी चंगन, वहां से इसने भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। उत्तरी मध्य एशिया के मार्ग का अनुकरण करते हुए, उसे फॉलो करते हुए यह ताशकंद, समरकंद, काबुल, पेशावर ये सब मार्ग चुनते हुए, मतलब इन रास्तों से होते हुए भारत आया। हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करने के बाद सबसे पहले जिस भारतीय राज्य में ये पहुंचे, मतलब वेनसांग की बात की जा रही है, तो ये जिस भारतीय राज्य में पहुंचते हैं वो कपिशा था। कपिशा में सबसे पहले पहुंचते हैं। यहाँ से फिर गंधार, कश्मीर, जालंधर, कुलूट, मथुरा, इस प्रकार से होते हुए ये थानेश्वर पहुंचते हैं। थानेश्वर में कुछ दिन तक रुकते हैं और उसके बाद वहां रुककर जो जयगुप्त नाम के बौद्ध विद्वान होते हैं, बौद्ध विद्वान यहाँ भी थे भारत में भी, तो जयगुप्त नाम के एक बौद्ध विद्वान उस समय थानेश्वर में रहते हैं, उनके यहाँ रुक के कुछ समय तक पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद थानेश्वर से मतिपुर, अहिछत्र, काम्पिल्ले वाला जो क्षेत्र था, संकीशा होते हुए 636 ईस्वी के मध्य ये हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचते हैं। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी, तो वहां ये पहुंचते हैं 636 ईस्वी में। इस प्रकार से, और बोधि वृक्ष की ये पूजा भी करते हैं बोध गया में जाके। तो इस प्रकार की चीजें हैं। ये हमने देखा फाहियान के बारे में और वेनसांग के बारे में। वेनसांग के बारे में कुछ और चीजें हैं। 637 ईस्वी में, 637 ईस्वी का जो समय था, उस समय वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय जाते हैं। वहां पर आचार्य शीलभद्र के अधीन रहकर ये योग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई वहां भी करते हैं, कुछ सीखते हैं और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं। प्रयागराज में जो 6वीं महामोक्ष परिषद आयोजित हुई थी, ये धर्म सभा थी, हर्ष के द्वारा इसका आयोजन किया जाता था, तो वहां पर ये भाग लेते हैं, मतलब उसमें शामिल होते हैं और वो उनका अंतिम अभियान होता है। मतलब ये वेनसांग के बारे में कहा जा रहा है और यहीं पर ये हर्ष से विदा लेते हैं और इसके बाद मध्य एशिया का मार्ग पकड़कर वापस लौट जाते हैं। तो वेनसांग ने अपना जो पूरा विवरण है, जितना भी इन्होंने भारत के बारे में या जितना भी अपने रास्ते में अनुभव प्राप्त किया, उसको इन्होंने एक किताब में दर्ज किया जिसका नाम था सी यू की। वेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम सी यू की है और यह जो किताब है इसमें इन्होंने बकायदा जो कुछ भी देखा है उसका आंखों देखा हाल लिखा है। सुनी सुनाई बातें इसमें बहुत थोड़ी सी है, जो आंखों देखा हाल था उसका वर्णन ज्यादा मिलता है। इस मायने में यह ग्रंथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसमें कि वेनसांग की जीवनी मिलती है, मतलब वेनसांग का जो पूरा जीवन काल था, कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ हुई, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या चीजें की, इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो ये जीवनी किसने लिखी? जीवनी जिस व्यक्ति की है वो तो लिख नहीं सकता, अगर वो लिखेगा तो वो आत्मकथा हो जाएगी। तो इसे लिखने वाले इनके दोस्त थे जिनका नाम था वी ली नाम के व्यक्ति ने इनकी जीवनी लिखी थी। तो ये चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और हर्षकालीन जो भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाएं थी उसकी जानकारी वेनसांग के विवरणों से भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है और इसमें काफी कुछ तारीफ भी की गई थी हर्ष के शासनकाल की। ये सब बातें। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 को यही छोड़ देते हैं। इसमें सही कौन सा था? सभी सही है। फाहियान भी चीनी यात्री था, संगयुन भी था, वेनसांग भी था और ईत्सिंग भी था। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, आल। यहाँ इनके बारे में कुछ विवरण है, वही चीजें हैं जो अभी व्याख्या की जा रही थी, इन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहां यह कहा गया है कि इंडियन प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, भारत का जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था उसके बारे में पता लगाने का क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए। यहां पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, वो क्रेडिट आप किसको देंगे ये बताना है। पहले हैं डॉक्टर प्राइमरोज, दूसरे हैं सर मॉर्टिमर व्हीलर इन्हें कहा जाता था। इसके बाद सीएल कार्लेलाइल है, इन्हें देख लीजिए। और उसके बाद चौथे वाले हैं सर जॉन मार्शल। आपको ये बताना है कि इन महोदयों में से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कि इंडियन जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था उसके बारे में कुछ एविडेंस प्राप्त किए और उसका सही पता लगाया, उसकी सही जानकारी हासिल की। उसका श्रेय किसको मिलना चाहिए बताइए। विकल्प आपके सामने है, ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, डी वाला करेक्ट है या सी वाला करेक्ट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात डॉक्टर प्राइमरोज।
डॉक्टर प्राइम रोज को ये क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने इंडियन जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था उसके बारे में कुछ एविडेंस खोजे। और कहाँ से खोजे तो आइए देख लेते हैं। यहाँ आप इसे लिखित तौर पर देख रहे हैं। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर प्राइम रोज, और इन्होंने जो प्री हिस्टोरिक टूल्स थे उनकी खोज की थी, उनकी डिस्कवरी की थी 1842 में, 1842 में। और वह स्थान था जहाँ से इन्होंने ये खोजा था, वो स्थान था लिंगसुर। और लिंगसुर कहाँ पे है? ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कर्नाटक में है। तो कर्नाटक का रायचूर जिला, वहाँ पे लिंगसुर नाम का जो स्थान था, वहाँ से इन्होंने प्री हिस्टोरिक जो टूल्स थे उन्हें खोज निकाला। और इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है उसके बारे में पता लगाने का सही जो सार्थक प्रयास है वो सबसे पहली बार डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा किया गया था। और कब किया गया? तो 1842 में, 1842 में। तो इसका सही कौन सा होगा? ए वाला सही होगा, यानी डॉक्टर प्राइम रोज इसके खोजकर्ता माने जाते हैं, ये वाला है। तो यहां तक हमने 10 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये कुल मिलाकर 500 प्रश्नों की सीरीज है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी धीमी रफ्तार से कैसे पूरा होगा। ये पूरा होगा और अच्छी व्याख्या भी होगी, और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। हाँ, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बताइएगा कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए, अपने से आपने करने की कोशिश की तो आपके कितने सही हुए। उसके साथ साथ अगर और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 11 से, यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है, वहां से चर्चा आगे होगी अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।